Jai Hind to all. Welcome back. Welcome to the Journey Extraordinary. I, Ajay Singh Rajput, UPSC CDS 1 2023 All India Rank 1. Welcome you all back to the Journey Extraordinary. तो जी कल आपका CDS एंड NDA का एग्जामिनेशन है ना। पिछले कुछ महीने अपने ने काफ़ी मेहनत की उसके लिए, स्पेशली जो लास्ट का आपके 2-3 वीक रहे हैं उसमें तो काफ़ी मेहनत की है ना। एंड उसका कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट भी मिलेगा। कल मैंने टेलीग्राम पे आपको बताया था, जिन्होंने ज्वाइन किया था, लाइव चैट ज्वाइन किया था रात में, तो टेलीग्राम पे मैंने आपको बताया कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, क्या करना है, कैसे नहीं करना है ना, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। कोई वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ मैं उस पर। ओके जी। तो वो चीज़ें माइंड में रखना, क्योंकि वो भी बहुत मैटर करती है जब आप पेपर अटेम्प्ट करते हो। ठीक है जी। तो चलिए आज ना मैं मैथ्स की क्लास लेके आया हूँ। ये फॉर CDS ओनली है, ठीक है ना। तो एनडीए वाले मत देखना बच्चे, सिर्फ CDS के लिए। एनडीए का आई विल ट्राई कि नेक्स्ट टाइम आपके एनडीए के लिए भी कुछ लेके आऊँ फॉर द मैथमेटिक्स, ठीक है। तो देखो CDS की बात करूँ तो ये जो पर्टिकुलर क्लास है, इट इज नॉट लाइक 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि मैं ये नहीं ला सकता इसके अंदर। रीजन ये है भाई कि आपका जो एफ केट है उसके लिए मैं इसलिए लेके आया 8 आवर्स की क्लास आपकी। रीजन ये था कि भाई लिमिटेड क्वेश्चन है, पहली बात तो है ना, लिमिटेड टॉपिक है, सिर्फ आपका अर्थमेटिक आता है, तो लिमिटेड टॉपिक है और लिमिटेड टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछता है, तो इसलिए मैं उसमें लेके आया था और उससे क्वेश्चन आपके मोस्टली बन गए थे। बट CDS भाई ओशियन है, ठीक है ना, यहाँ से ऐसा नहीं चलेगा काम। ओके। आप कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस पे नहीं कर सकते हो, यहाँ पे आपको बेस बिल्ड करना पड़ता है। पिछले 3 महीने अगर आपने मेहनत की है तभी आपका मैथ्स निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट पूछता है, प्योरली कंसेप्ट पूछता है। अगर आपको नहीं आता है कंसेप्ट तो भाई कोई मतलब नहीं है मैथ्स देने का, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर क्लास है इसमें मैं जो लास्ट के 2 आपके प्रीवियस ईयर पेपर है, एक जो आपको सबसे टफ लगा CDS 2 2023 और एक जो इस बार आया था, इसके मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस पिक किए हैं जो आपको मेरे को ये समझाना है कि भाई राइट क्वेश्चन कैसे पिक करोगे आप, है ना। देखो एग्जाम में ना मैंने आपको क्या बोला है, कल मैंने आपको बताया कि 2 फेज में अटेम्प्ट करना, फेज 1 एंड फेज 2। फेज 1 आपका 60 मिनट का होगा और फेज 2 आपका 60 मिनट का होगा। फेज 1 में आपको ऐसे क्वेश्चंस करने जो देखते ही हो जा रहे हैं, है ना। फेज 1 में आपको ये ट्राई करना है कि आप 100 के 100 क्वेश्चन रीड कर लो और जो देखते ही आपके सोल्व हो जा रहे हैं वो करो। और फेज 2 में आपको वो करने हैं जो आपको आते हैं, बट स्लाइटली उनका लेंथी सॉल्यूशन है, जो मैं आपको कुछ आज दिखाऊंगा, ठीक है। कुछ आपको क्वेश्चंस ऐसे भी दिखाऊंगा, इस 2 ही एग्जाम में एक दूसरे में रिपीट हो गए हैं, बस स्लाइटली पूछने का तरीका चेंज होता है, बट क्वेश्चन डिटो आते हैं, ठीक। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई क्यों मैं आपको बोलता था प्रीवियस ईयर सोल्व करो। ओके। नेक्स्ट टाइम मैं ये भी ट्राई करूंगा कि आपको यार जो बुकलेट है जहां से क्वेश्चन आते हैं, काफी बार आए भी हैं, है ना, जो मैंने बैच में पढ़ाए हैं वो आपको प्रोवाइड करवा दूं। इस बार मैं नहीं करवा पाया बिकॉज टाइम लग गया था उसके अंदर बनाने के अंदर, तो इसलिए मैं आपको प्रोवाइड नहीं करवा करवा पाया। और बाकी उसमें से मैं आपको दिखाऊंगा भी, इस बार एग्जाम होगा तो मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा कि वहां से क्वेश्चन आए हैं जो बैच में मैंने करवाया था, ठीक है जी। बाकी यार कुछ स्टूडेंट एफकेट का बैच पूछ रहे थे, तो एफकेट का ना मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट या सेकेंड वीक में आ जाएगा सितंबर के। ओके। एंड देन आपका CDS का भी आ जाएगा। तो ये बैचेस में थोड़ा टाइम लगेगा, रिटर्न बैच की बात कर रहा हूँ। ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट के। ओके। तो इस क्लास का सोल पर्पज क्या है भाई, सोल पर्पज यही है कि आपको क्वेश्चन कैसे पिक करने हैं, है ना। मैं पहले आपको CDS 1 2024 के क्वेश्चंस दिखाता हूँ, और साथ में एक चीज आपको मेरे को आज सिखानी है, वो जो 10 क्वेश्चन आते हैं ना आपके, स्टेटमेंट 1 इज इनफ, स्टेटमेंट 2 टू सॉल्व द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन कुड बी सोल्व बाय ईदर स्टेटमेंट, क्वेश्चन कैन नॉट बी सोल्व बाय ईदर क्वेश्चन, वो ईदर स्टेटमेंट, वो मैं आज आपको सिखाऊंगा, है ना। उसके बाद में आपको डिफिकल्टी नहीं होगी उसमें। जैसे देखिए एक ये क्वेश्चन है, ये CDS 1 2024 में आया था, द डिफरेंस बिटवीन द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन इज 44 डिग्री, व्हाट इज द नंबर ऑफ साइड इन द पॉलीगॉन। अब देखो ये क्वेश्चन यार डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है ना, सिर्फ एक फॉर्मूला पे बेस्ड है। अगर आपने पढ़ा है, बैच वाले भाई जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ खुद से करना, ये सारे के सारे क्वेश्चन मेरे कराने से पहले, है ना, आपको A to Z चीज करवाइए, तो कोई बहाना नहीं चलेगा यहाँ पे। देखो CDS का जब एग्जाम करते हैं तो 2 चीज मैटर करती है। पहली चीज है भाई स्मार्टनेस, ठीक, और दूसरा है भाई टाइम, टाइम प्लस कंसेप्ट। अब मैं यहाँ पे कंसेप्ट लिख रहा हूँ, कुछ बच्चे सिर्फ कंसेप्ट ले लेते हैं कि CDS में अगर कंसेप्ट क्लियर है तो मतलब हो जाएगा। भाई CDS में कंसेप्ट क्लियर है ना, तो आप कट ऑफ तो क्लियर कर लोगे इंडिविजुअल इसकी,
जो 20 नंबर जाती है आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इवन आप 30-40 भी क्वेश्चन कर लोगे। बट जो हाई स्कोर होता है ना 60-70, ये नहीं कर पाओगे आप। इसके लिए आपको स्मार्ट अप्रोच चाहिए, साथ में आपको ट्रिक्स भी आपको आनी चाहिए। देखो ट्रिक्स मैं तब बोलता हूं तब आप पढ़िए, डायरेक्ट फॉर्मूला ट्रिक्स तब पढ़िए जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो, है ना। बट ये जरूरी है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर कोई बोल रहा है कि यार ट्रिक से काम नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, भाई चलता है ना। मैंने भी दिए पेपर, एंड इवन 80 तक आपके पिछले वाला जो पेपर था उसमें अराउंड 80 अटेम्प्ट किया था, और 70 प्लस मेरा उसमें एक्यूरेसी भी था, है ना। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से पढ़ते हो। अब वो स्पीड पे डिपेंड करता है। चाहते तो आप 90 क्वेश्चन भी कर सकते हो। आज के टाइम में ना देखो 90 क्वेश्चन करना स्लाइटली डिफिकल्ट है। आपका जो ये 2011 से लेके 2020 तक का फेज था ना, इसमें आप 90 क्वेश्चन इजीली कर सकते थे, है ना, कुछ एक दो पेपर को छोड़िए। बट आज जो स्लाइटली लेवल है ना यार, ये अप हो चुका है। अब 90 करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है ना। 90 तक अगर आप 70 प्लस कर रहे हो ना, तो बहुत हाई स्कोर है ये। 70 प्लस बहुत ज्यादा हाई स्कोर, सबसे मतलब टॉपर वाला मान लो ये स्कोर है। 60 प्लस कर रहे हो तो आप मान लो आप अच्छा स्कोर कर रहे हो, अभी भी गुड स्कोर है। 50 प्लस कर रहे हो तो आप मान लो एवरेज स्कोर कर रहे हो। और 40 प्लस कर रहे हो तो आप समझ लो कि आपका इजीली कट ऑफ वगैरह में हेल्प हो जाएगा। और 30 प्लस तो आपका इंडिविजुअल वगैरह सब सही निकलेगा। तो ये सीन है, ठीक है जी। तो जैसे देखिए ये क्वेश्चन है भाई, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, तो ऐसे क्वेश्चन को पिक करना चाहिए। जो मैं देखो अभी ना आपको दोनों पेपर से 50-50 क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा, जो देखते ही मतलब आप थोड़ा, अगर आपका बेसिक नॉलेज है तो आप कर सकते हो, है ना। तो ये क्वेश्चन यार आपको नहीं छोड़ने चाहिए अगर आपका बेसिक्स क्लियर है। जैसे देखिए आपको पूछा है कि इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल के बीच में क्या है डिफरेंस। इंटीरियर और एक्सटीरियर में दिया है 144। अब देखो जो पॉलीगन होता है, जैसे देखो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल भी क्या आपका एक रेगुलर पॉलीगन है। तो इसमें ना आपकी थ्री साइड से थ्री एंगल्स है। अगर इन एंगल्स को बोलते हैं इंटीरियर, और ये जो बाहर की साइड बनते हैं इनको क्या बोलते हैं भाई, एक्सटीरियर बोलते हैं, ठीक है। हर पॉलीगन में ध्यान रखना, जो एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है ना, ये कितना होता है, 360 होता है, ओके। वही जो इंटीरियर एंगल है, इसका अगर आपको सम निकालना है तो ये कितना होता है, इसके लिए एक फॉर्मूला है। मान लो इसकी साइड कितनी है भाई, एन साइड है, एन साइड है, कोई भी फिगर एन साइड है। तो इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है भाई, ये होता है आपका n-2 इंटू 180। जैसे देखिए ट्रायंगल है, ट्रायंगल में थ्री साइड है, तो थ्री पुट किया, 3-2 180, तो 180 टोटल सम होगा अंदर का। जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर में फोर साइड है, 4-2 किया तो 360 आएगा, और 360 आपको पता है क्या होता है, टोटल सम होता है, ओके। तो देखो टोटल सम अगर ये है, सिर्फ मेरे को एक इंटीरियर एंगल निकालना है, तो मैं n से डिवाइड कर दूं तो सिंगल इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई n। टोटल सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ये है, और अपने को पता है एक साइड कितनी, तीन है, तो सिंगल साइड का अगर मैं एक्सटीरियर एंगल निकालूं तो कितना होगा, 360 डिवाइडेड बाई एन। ये हो जाएगा सिंगल, राइट। अब अगर आपसे पूछ ली जाएगी इसमें डायगोनल्स कितनी बन सकती है, तो ध्यान रखना डायगोनल्स का फॉर्मूला होता है भाई, ये होता है n-3, ये होता है आपका n-3 इंटू n-3 इंटू n/2, ठीक है ना। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, ये टोटल डायगोनल्स कितनी होगी उसका फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब देखिए आपको क्या दिया है भाई, इन दोनों का डिफरेंस दिया है i-e, तो क्या दिया है n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई n माइनस 360 बाई n इक्वल्स टू क्या दिया, 144। अब यहाँ पे सोल्व करने मत स्टार्ट हो जाना भाई, है ना। चाहो तो सोल्व कर सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लो, है ना। 12, 16, 18, 20 जो आपको लगे वहां से स्टार्ट कर लो। जैसे 12 से स्टार्ट करते हैं तो पहले में क्या आएगा, 10 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 12 माइनस 360 डिवाइडेड बाई 12। अब यहां से कितना आएगा भाई, 30 आ जाएगा। और यहां से कितना आएगा, यहाँ से आपके आ जाएगा, देखो 6 से कट करते हैं तो 6 नहीं, डायरेक्ट 12 से कर लेते हैं, तो 12 से करेंगे तो ये 15 आएगा। 150, 150 माइनस 30, तो पहला तो ऑप्शन नहीं होगा, ठीक। फिर दूसरा ऑप्शन ट्राई कर लो भाई, 16 पुट करके देख लो, है ना। 16 पुट करके देख लो, तो 16 पुट करते हैं तो 14 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 16 माइनस 360 डिवाइडेड बाई 16, ओके। तो ये भी देखिए कहीं ना कहीं आपके क्या आएगा, इंटीजर्स में आंसर नहीं आएगा, तो ये भी क्या होगा भाई, गलत होगा, ठीक है। ये ट्राई करते हैं 20 वाला। अगर आप 20 वाला करते हो तो देखो कितना आएगा, ये आएगा 18 इंटू 180 डिवाइडेड बाई
20 माइनस 360 डिवाइडेड बाई 20। देखो 0 से 0 घटा, ये आ गया 18। ओके, 0 से 0 घटा, ये आ गया 9। ठीक है जी। अब देखिए 18 दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो 18 लिया, 9 माइनस 1 आ जाएगा, तो 18 इंटू क्या आ गया, 8 आ गया। और 18 8 से कितना होता है भाई, 144 होता है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, if the sum and product of the roots of a quadratic equation are 2 and minus 100 respectively, then which one of the following is correct? अब इससे इजी बताओ क्वेश्चन क्या होगा भाई, इससे इजी भी कोई क्वेश्चन होगा क्या? अब देखो आपको पता है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसके दो रूट्स होते हैं, एक मान लो अल्फा, एक होता है बीटा। अपने को पता है सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू होता है माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है भाई, सी बाई ए। राइट, यही होता है। अगर अपने को रूट्स दिए हो और उनका सम या प्रोडक्ट दिया हो, तो अपन क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया है, सम एंड प्रोडक्ट दिया है। सम कितना दिया है भाई, अल्फा प्लस बीटा दिया आपको 2, और अल्फा बीटा दिया आपको माइनस 100। बस फॉर्मूले में पुट करना था, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 100 इक्वल्स टू 0। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है ना, आंसर क्या हो जाएगा भाई, सी हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन यार ऊपर वाला कितने सेकंड का था मैक्सिमम, अगर वो तो मैंने आपको समझाने के लिए ऊपर वाली चीज लिखी थी, अदरवाइज वो क्वेश्चन था भाई आपके 15 सेकंड का, लिटरली 15 सेकंड का था। यहां से डायरेक्ट देख के टिक करना था कि भाई 2 यहाँ पे आएगा, माइनस आएगा, और ये माइनस है तो माइनस 100 यहाँ आएगा, तो डायरेक्ट देखते ही आपको टिक करना चाहिए था। तो ऐसे क्वेश्चन को यार पहले पिक करना होता है, ये जो पहला फेज होता है। ठीक, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये आपको एक नंबर दिया है, इज डिवाइडेड बाय 16, व्हाट विल बी द रिमाइंडर। आपको रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, अब देखिए जब भी ऐसे सिचुएशन में रिमाइंडर निकालना हो, आपको पहले तो जो रूल्स बताए थे मैंने आपको अरिथमेटिक क्लास में, वो रूल्स याद होना चाहिए। मैंने बताया था 2 का अगर डिवाइड देखना है तो लास्ट डिजिट डिवाइड होनी चाहिए भाई, बताया था। 4 का देखना है तो लास्ट 2, 8 का देखना है तो लास्ट 3, और 16 का देखना है तो लास्ट 4। बढ़ता जाएगा ऐसे, है ना। तो सिर्फ लास्ट 4 डिजिट को उठाओ भाई, 9100, इसमें 16 का डिवाइड करो, देखो क्या आता है रिमाइंडर। तो 16 5 से कितना होता है, 16 5 से कितना होता है भाई, 80 होता है। तो 80 होता है, तो 80 आ गया आपके, बचा कितना भाई, 11 बचा। तो 11 का क्या आ जाएगा, 110 आ जाएगा, है ना। फिर 96 आएगा, 96 आएगा तो 140 बचेगा। अब 140 में अगर आप 16 का डिवाइड करोगे तो फिर क्या आएगा भाई, तो फिर आएगा आपका 128। रिमाइंडर कितना बचेगा, 12 बचेगा। तो आंसर आ गया भाई 12। सिंपल सा क्वेश्चन था यार अगेन। तो ये क्वेश्चन को यार पहले पिक करना होता है ना। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए, if n is a natural number, then what is the sum of all distinct remainders this when divided by 10 for various values of n। अगर वेरियस वैल्यूज ऑफ वन के लिए अगर मैं इसको डिवाइड करूं, तो आपको पूछ रहा है कि रिमाइंडर क्या होगा, डिस्टिंक्ट रिमाइंडर्स क्या होंगे, उनका सम पूछा आपको। ठीक है ना, जो अलग अलग रिमाइंडर्स आएंगे उनका सम पूछा गया। देखो आपके जो रिमाइंडर्स होते हैं ना, ये एक थ्योरम फॉलो करते हैं। फॉलो क्या करते हैं, अगर ऊपर कोई नंबर है, मान लो n1 इंटू n2 हो चाहे, है ना, इसमें क्या कर रहे हो आप, कोई x नंबर का डिवाइड कर रहे हो, तो आप इंडिविजुअल में डिवाइड करके जो रिमाइंडर आते हैं, रिमाइंडर को क्या कर सकते हो, इससे मान लो R1 रिमाइंडर है, इससे R2 आया, अब R2 R1 को मल्टीप्लाई करके फिर इसमें डिवाइड करके आप क्या निकाल सकते हो, फाइनल निकाल सकते हो। सेम आपका सम के लिए फॉलो भी होता है, n1 प्लस n2। सेम आपका सब्ट्रैक्शन के लिए भी फॉलो होता है, n1 माइनस n2। और सेम आपका डिवीजन के लिए फॉलो होता है। ठीक है जी। अब जैसे देखिए ये वाला क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, 4n प्लस 6 की पावर n प्लस 9 की पावर n प्लस 11 की पावर n, इसमें किसका डिवाइड करना है आपको, इसमें डिवाइड करना है भाई 10 का। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ भाई, पेयर बनाता हूँ, एक 4 की पावर n, एक 6 की पावर n, और एक बना लेता हूँ 9 की पावर n और 11 की पावर n। ठीक है, अब इसमें अगर 10 का डिवाइड करना है, अब देखो n के दो सिनेरियोज हो सकता है, इधर n इज ऑड और या फिर n इज इवन। अब ये चीज ना जो बेच वाले उनको तो लिखवाई है, बाकी यार देखो एक चीज होती है कि अगर n आपका यहाँ पे ओड है ना, अगर n ओड है
ओड है तो ये ऊपर वाला जो नंबर होगा ना आपका, ये ऊपर वाला नंबर इन दोनों के सम से क्या होगा, डिवाइड होगा, है ना। तो देखो 4 + 6 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो मतलब 10 में 10 का डिवाइड हो रहा है, तो ये तो मतलब पूरा डिवाइड होगा, जीरो रिमाइंडर आएगा। सिमिलरली ये भी देखिए 10 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, 11 + 9 10, 10 से ये 20 आएगा, 20 से ये भी डिवाइड हो रहा है, तो मतलब इस केस में तो क्या आएगा, जीरो रिमाइंडर आएगा ओड वाले में तो। बट इवन वाले में आपको क्या करना पड़ेगा भाई, वैल्यू पुट करके देखना पड़ेगा, है ना। तो जैसे देखिए दो वैल्यू पुट करते हैं, तो ये 16 आएगा, ये आपका कितना आएगा, 36 आएगा, ये कितना आएगा भाई, ये आएगा आपका 81, और ये कितना आएगा, 121। अब इन सब का ऐड कीजिए भाई, ऐड करोगे तो देखो क्या आएगा, ये आएगा आपके 4 1 8 2 10 10 11 11 3 14 14 और 1 15, है ना जी। तो 15 का 1 कहाँ चला जाएगा भाई, इसके ऊपर। ओके, तो ये आ जाएगा 254। तो देखो इसमें 10 का डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा, 4 बचेगा, तो आंसर यही आएगा भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द डिजिट एट द 100th प्लेस ऑफ द नंबर, 100th प्लेस ऑफ द नंबर पे पूछा आपको डिजिट क्या होगी। जब भी आपको ऐसे पूछ लेना 100th प्लेस पे बताओ, 10th प्लेस पे बताओ, 1000 प्लेस पे बताओ, तो आपको कैसे बतानी है वो देख लो, है ना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो भाई सबसे पहले आपको क्या करना है, तो देखिए इसका मैं पूरा प्रोसीजर समझा देता हूँ। तो आपको देखो जैसे क्या बोला है, 225 40 है, इसका 100th प्लेस पे क्या नंबर होगा ये बताना है। जैसे देखो यहाँ पे 100 पूछा है, आपको जब भी जितना पूछे ना उससे एक जीरो ज्यादा से क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। अब देखिए 225 है, ये कितने टाइम है आपके, 40 टाइम है, तो मैंने ऐसे लिख लिया। ठीक है, ऐसे चलता जाएगा आपके। ओके, अब 100th प्लेस पूछा है तो मैं क्या लगाऊंगा भाई, 1000 लगाऊंगा, है ना। 1000 से क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। अब देखिए जहां जहां से कट रहा है भाई काट दो, ये 25 से कट रहा है 9 टाइम, और ये 25 से कितने टाइम कटेगा आपके, ये कटेगा 40 टाइम। ये 5 से कटेगा आपके 45 टाइम, और ये 5 से कटेगा 8 टाइम। अब 8 का सब में डिवाइड कीजिए, है ना, क्योंकि फर्दर कट नहीं सकता है। देखो 8 का 9 में करूंगा तो 1 आएगा रिमाइंडर, 8 का 45 में करूंगा तो 5 आएगा रिमाइंडर, 225 में करूंगा तो 1 आएगा। अब देखो 225 में 1 आएगा तो सब में क्या आएगा, आगे 1 आता जाएगा, है ना। तो ओवरऑल रिमाइंडर क्या आ रहा है, भाई 5 आ रहा है। ओवरऑल रिमाइंडर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। बट ये रिमाइंडर आपका रियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो एक बार तो अपने ने 25 से कट किया है, और एक बार अपने ने क्या किया, 5 से कट किया है। तो मतलब जो फाइनल जो रिमाइंडर आता है ना, हमेशा ध्यान रखना उसको 125 से अपने को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब देखो 5 को जैसे ही मैं 125 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये क्या आएगा, 625। तो आपके 100th प्लेस पे कौन सी डिजिट है, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ध्यान रखना ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। ओके, बस यहाँ पे कुछ और डिजिट कर देगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ के फॉर विच हैज रियल रूट्स। अब देखो यार ये कितना सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिंपल क्वेश्चन क्या होगा, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना। इसका एक डिस्क्रिमिनेंट होता है, क्योंकि अपने को पता है श्रीधारी चारी जी का वो जो फॉर्मूला है उसमें x इक्वल्स टू क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई क्या होता है भाई, 2a होता है ना। इससे अपने को दो रूट्स मिलते हैं, और ये जो अंदर वाला होता है इसी को डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है d। अगर ये d आपका क्या है भाई, ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है, तो आपको क्या मिलेंगे, रियल रूट्स मिलेंगे। रियल रूट्स प्लस डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग मिलेंगे। ओके, अगर ये d इक्वल्स टू जीरो है तो इसमें भी ध्यान रखना आपके रियल रूट्स मिलेंगे, बट रूट्स क्या होंगे इसमें, सेम होंगे, इक्वल होंगे मतलब। और अगर d लेस देन जीरो है तो यहाँ पे आपको क्या मिलते हैं भाई, इमेजिनरी रूट्स मिलते हैं, है ना। फिर वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की आपकी कहानी हो जाती है, एनडीए वालों में जो आती है, इमेजिनरी रूट्स। ओके, अब यहाँ पे बोला है दोनों रियल रूट्स के आपके रियल है, अब ये नहीं बोला है डिस्टिंक्ट है या फिर इक्वल है, तो अपन क्या कंडीशन लेंगे, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो लेंगे, है ना, क्योंकि रियल रूट्स बोला है, दोनों में रियल रूट्स है। ओके, तो पूछा ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है के की, चलो फॉर्मूले में पुट करते हैं। अब ये जो d होता है मैंने बताया ये होता है, तो बी स्क्वायर -4ac शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। b क्या है भाई, यहाँ पे -4 है, -4 का स्क्वायर करूंगा तो 16 आएगा, -4 ए कितना आपका 2 है भाई, सी कितना आपका k है, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, राइट। यहां से क्या आ जाएगा 16, ये 4 टू 8 k आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। अब मैं पॉजिटिव नंबर ऑफ 8 से क्या कर रहा हूँ, पूरे इक्वेशन में डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये क्या आ जाएगा 2 - 2k शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। ओके जी, अब फर्दर देखिए मैं क्या कर रहा हूँ,
जब मैं इस 2 को उधर भेजूंगा तो ये हो जाएगा -2 के ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। जैसे साइन चेंज करूंगा, जब भी साइन चेंज करते हैं ध्यान रखना इसका भी साइन क्या होगा आपका चेंज होगा। ठीक, यहाँ से के क्या आ जाएगा भाई, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। तो मतलब हाईएस्ट वैल्यू के की क्या हो सकती है आपकी 2 हो सकती है। अब इसको चाहते तो भाई डायरेक्ट मैं तो यहीं से सोल्व करता ना, अगर मेरे को ये ऊपर वाला कंसेप्ट पता होता। तो इसलिए बोल रहा हूँ भाई कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। अब देखो कंसेप्ट क्लियर होता ना तो ये इतनी चीज नहीं लिखनी होती, डायरेक्ट यहाँ से सोल्व करना स्टार्ट करता, डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करना सोल्व करता। और ये कितने में लगता है भाई, ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड लगते हैं इस क्वेश्चन में। तो ऐसे क्वेश्चन पहले पिक करने होते हैं, जो डिफिकल्ट वाले हैं ना भाई वो मत करो। ये अभी भी आपका सीडीएस 1 20 24 ही चल रहा है। अब ये वाला देखिए, इफ एबीसी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, right angled at B such that AB BC, what is the perimeter of the square inscribed in the triangle ABC with maximum area। ये तो मैंने आपको करवाया था भाई, पिछली बार भी करवाया था, इस बार भी आपको करवाया था, है ना। जो आपकी 8 घंटे वाली क्लास है उसमें भी करवाया था और 2D वाले में भी करवाया था। आपको बोला एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ABC। ओके, ए बी आपको 6 दिया है, BC आपको 8 दिया है। अब ये कितना हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है 10 हो जाएगा। जिसने प्रैक्टिस किया वो तो झट से लिख लेगा, है ना, अदरवाइज आप पाइथागोरस लगाइए और निकाल लीजिए। ओके, आपको बोला इसके अंदर जो मैक्सिमम सबसे बड़ा जो मैं स्क्वायर बना सकता हूं उसका एरिया कितना होगा, उसका एरिया कितना होगा, मैक्सिमम एरिया पूछा आपसे कितना होगा। ओके, अब इसके लिए मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताया था कि भाई डायरेक्ट फॉर्मूला से आप कैसे निकाल सकते हो, है ना जी। तो आप चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, अदरवाइज बेसिक मेथड से निकालना चाहो तो बेसिक मेथड से भी आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो डायरेक्ट फॉर्मूला तो आपको बताया हुआ, मैं आपको बेसिक मेथड से सिखाता हूँ आज। अब जैसे देखो ये फिगर है, ओके, ये आपकी फिगर है। अब मैं क्या करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ ऐसे, ओके। अब जैसे ये लाइन ड्रॉ की तो आप दिख रहा है ये एक ट्रायंगल बन गया है ना, ट्रायंगल 1, ये आपका एक ट्रायंगल बन गया है, ट्रायंगल 2, और कंप्लीट आपका एक ट्रायंगल बन गया है। अब देखो मैं इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का अगर एरिया दोनों का सम करूं तो टोटल ट्रायंगल के एरिया के बराबर होना चाहिए ना, राइट। अब ये जो ट्रायंगल की डायगोनल होती है आपको पता होना चाहिए ये क्या होती है, अगर इसके साइड एस है तो ये होगी √2s, राइट। अभी मैं इसको क्या ले रहा हूँ, ए ले रहा हूँ, ओके, सोल्व करने के लिए। अब देखो मैं ये साइड निकाल लेता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है इसकी साइड निकल जाएगी, साइड निकल जाएगी तो एरिया निकल जाएगा। अब ये जो पहले वाला ट्रायंगल है इसका एरिया देखो क्या होगा, बेस क्या हो गई 6 हो गई, तो क्या होता है हाफ इंटू बेस कितनी है 6 है। हाइट कितनी है भाई, ये हाइट हो जाएगी क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो ये हाइट कितनी होगी एस होगी, तो मैं इसको लिख देता हूँ एस, ठीक है जी। दूसरा देखिए, ये वाला जो ट्रायंगल है नीचे वाला इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस कितनी हो जाएगी आपकी 8 हो जाएगी, हाइट कितनी हो जाएगी अगेन एस हो जाएगी, तो इसको क्या लिख देंगे अपन एस लिख देंगे। इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 6 इंटू 8 होना चाहिए। अब देखो हाफ तो सबसे कट जाएगा भाई, हाफ तो सबसे कट जाएगा, 6s और 8s कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 14s, और इधर कितना हो जाएगा 6 इंटू 8 हो जाएगा, राइट। अब 14 को अगर कट करेंगे तो ये आएगा 7s इक्वल्स टू 3 इंटू 8, राइट। तो यहां से क्या निकल गई भाई, साइड निकल गई 8 3 24 डिवाइडेड बाई 7। अब जल्दबाजी में आप क्या कर देते हो, इसको टिक कर देते हो, जो क्या हो जाता है गलत। यहाँ पे देखो एक्चुअली आपको पेरीमीटर पूछा है ना, मैक्सिमम एरिया वाले का पेरीमीटर पूछा है, तो इसका पेरीमीटर क्या होता है 4s होता है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 96/7 आ जाएगा आपका आंसर। सिंपल क्वेश्चन था आगे। तो ऐसे क्वेश्चन में यार टाइम नहीं लगना चाहिए। अब जैसे देखो ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2। इसकी जो मैक्सिमम ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी और इसकी जो सबसे लीस्ट वैल्यू होगी उसका डिफरेंस आपसे पूछा गया है ना। अब देखो आपको क्या दिया भाई, एक साइन स्क्वायर थीटा को मैं कोस स्क्वायर थीटा से अगर ऐड कर देता हूं, ऐसे लिख देता हूं इसको, और बाकी क्या बच गया 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 लिख सकता हूं ना। ये तो आपका 1 बन जाएगा और ये 2 इधर आ गया, और ये क्या बच जाएगा आपके 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा 3 + 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसकी मेरे को मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। मैक्सिमम कब आएगी, जब साइन स्क्वायर थीटा आपका मैक्सिमम होगा, और साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है 90 डिग्री पे, तो मैक्सिमम क्या हो गई 5 हो गई भाई, सिंपल क्वेश्चन था। मिनिमम क्या हो जाएगी, मिनिमम क्या होगी भाई, तो मिनिमम आपकी कितनी होगी है जी, तो मिनिमम होगी भाई आपकी जब ये कितना हो जाए, आपकी 0 हो जाए साइन थीटा, है ना। क्योंकि देखो ऑलवेज ये पॉजिटिव रहने वाला है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो आपको इसको 0 बनाना है।
जीरो जीरो डिग्री पे होता है तो ये क्या आ जाएगा, मिनिमम आ जाएगा आपका 3। बट आपको तो डिफरेंस पूछा है दोनों का, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगेन सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। तो काफी सिंपल क्वेश्चन आए थे यार आपके, इतना भी डिफिकल्ट नहीं था पेपर। अब ये वाला देखिए, t इक्वल टू कोस 79 दिया आपको, कोसिक 79 1 माइनस कोस 79 इक्वल टू पूछा है, क्या होगा। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे सोल्व करेंगे अपन। तो देखो अपने को क्या चाहिए, कोसेक 79 चाहिए, क्योंकि कोस 79 तो अपने पास है ना। तो देखो ये अगर मैं ट्रेंगल बनाता हूं, ये आपका ट्रेंगल बनाता हूं, राइट एंगल ट्रेंगल। ये मान लो आपका 79 डिग्री है ना। और इसके नीचे मैं 1 लगा सकता हूँ ना, 1 लगा सकता हूँ, राइट। अब कोस 79 क्या होगा, आप क्या बोलोगे भाई, उसको बोलोगे आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बोलोगे, तो परपेंडिकुलर कौन सी हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी। तो ये कितनी दे रखी है आपको, टी दे रखी है, और ये कितनी दे रखी है आपको, 1 दे रखी है, राइट। अब ये निकाल सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा, देखो जल्दी करने की कोशिश किया करो ऐसी चीजों को, तो डायरेक्टली अपने को पता है ये टी स्क्वायर, ये 1 स्क्वायर होगा, ये टी स्क्वायर होगा। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर का रूट, राइट। अब ये सब आ चुका है, तो कोसेक 79 क्या हो जाएगा, साइन 79 क्या होगा, ये होगा दिस डिवाइडेड बाई दिस, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर इन टू 1 माइनस को 79 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस टी। इतना ही होगा, यही होगा ना भाई, कोई डिफरेंस तो नहीं है। ठीक है जी। अब एक चीज देखिए, ये है 1 माइनस टी, और नीचे है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर, लिख सकता हूँ ना। फर्दर क्या लिख सकता हूँ, फर्दर मैं इसको लिख सकता हूँ आपके रूट ऑफ 1 प्लस टी एंड 1 माइनस टी, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। अब देखिए इसको अगर मैं इससे कट करूंगा तो आप क्या बोलोगे, रूट का आ जाएगा ऊपर 1 माइनस टी, और नीचे रह जाएगा रूट का 1 प्लस टी। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा डी। अगेन सिंपल सा क्वेश्चन। इन टाइप के क्वेश्चन को पहले पिक करो, वो जो लेंथी आते हैं ना भाई, वेरिएबल्स वगैरह बहुत डिफिकल्ट बन जाते हैं, उनको यार बाद में पिक करो। ठीक है जी। ये देखिए, इफ टू इज ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, अगर बोला है कि दो आपका क्या है, इसका एक जीरो है, जीरो मतलब रूट है, देन व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आपसे पूछा है अदर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का आपकी स्क्वायर का सम क्या होगा, है ना जी। देखिए इसको कैसे करेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे पहले अपने को ए निकालना पड़ेगा। अब देखो ये दिया आपको एक्स क्यूब 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस ए इक्वल्स टू जीरो, है ना। अगर x इक्वल्स टू 2 इसका जीरो है, तो इसको क्या करेगा भाई, सेटिस्फाई करेगा। तो 2 देखो जैसे ही पुट करता हूं तो ये 8 आएगा, ये 2 टू जा 4, 4 3 जा 12 आएगा, और ये कितना आएगा आपका माइनस 12 आएगा, माइनस ए इक्वल्स टू जीरो। 12 से 12 कटा, यहाँ से a इक्वल्स टू क्या आ गया आपका 8 आ गया। तो मैं क्या पुट कर सकता हूँ इसमें, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका जीरो। ये आ गई आपकी इनिशियल इक्वेशन। अब देखिए फर्दर इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, तो अपने को थोड़ा क्यूबिक के बारे में, तो सम प्रोडक्ट और वो भी अपने को पता होना चाहिए। तो क्यूबिक की इक्वेशन क्या होती है भाई, ई एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू जीरो, यही होती है, राइट। तो इसमें जो सम ऑफ रूट्स होता है, मान लो इसके आपके 3 रूट्स है, अल्फा बीटा एंड गामा, है ना। तो अगर मैं सम की बात करूं, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है भाई, ये होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू आपका माइनस बी बाई ए। ठीक है। अगर पूछ लिया जाए सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो इसको कैसे लिखते हैं भाई, अल्फा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फा। तो ये कितना होता है आपका, ये होता है सी बाई अल्फा। अगर आपसे प्रोडक्ट पूछ लिया जाए, तो प्रोडक्ट का भाई फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू माइनस डी बाई ए। ठीक। और देखो एक्चुअल में अपने को क्वेश्चन पूछा है कि बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर क्या होगा, है ना। तो मान लो मैं इसमें एक बार अल्फा स्क्वायर भी निकाल लेता हूँ। अगर मेरे को ये निकालना है, तो आपको कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, है ना। तो वही फॉर्मूला अपन यहाँ अप्लाई करने वाले हैं। तो यहां से देखिए आपका जो सम है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है, ये कितना निकल जाएगा, माइनस बी बाई, ये निकालिए, बी कितना है भाई 3 है, तो माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1, तो माइनस 3। आपका जो सम ऑफ प्रोडक्ट है ये कितना आ जाएगा भाई, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका सी बाई ए माइनस 6 आ जाएगा।
एंड फाइनली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस का 8 डिवाइडेड बाई 1। अब अपने को पता है भाई a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इक्वल्स टू होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab bc ca, यही होता है। अब ये वैल्यू अपने को पता है, यहां से देखिए तो -3 का स्क्वायर किया तो 9 आया, इसकी जगह अल्फा स्क्वायर आ गया, बीटा स्क्वायर आ गया, गामा स्क्वायर आ गया, प्लस 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे -6, तो ये आ जाएगा -12। अब ये जो -12 है जब आपका किधर जाएगा, इधर जाएगा, है ना। जब ये -12 आपका इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 19, सॉरी 21, राइट। बट यहीं पे गलती हो जाती है और आप क्या कर देते हो, इसको 21 को टिक कर देते हो। उसने पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर जीरोस, तो लैंग्वेज को ध्यान से पूछना पढ़ना, मतलब ये 2 वाला अगर कंसिडर नहीं करना है तो 2 का स्क्वायर इससे माइनस कर दो भाई, सिंपल सी बात है। तो 2 का स्क्वायर माइनस किया तो आंसर क्या आ गया आपका, 17 आ गया। समझ गए। नेक्स्ट देखिए, a plank of wood 4.25 meter long and 3.4 meter wide is to be cut into square pieces of equal size. How many square tiles of largest size can be cut from the plank if no wastage is allowed? ठीक है। अगेन देखिए यार, ऐसा क्वेश्चन आपने ने एफकेट में भी किया था और आता भी आपके, है ना। ये 4.25 मीटर दिया और ये 3.4 मीटर दिया। मेरे को मैक्सिमम नंबर ऑफ आपके इक्वल साइज की स्क्वायर टाइल्स निकालनी है, तो पूछा आपको कितनी टाइल्स निकलेगी। तो याद है ना ऐसा क्वेश्चन कैसे करते थे भाई, है जी। तो यार ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है ना। आपको क्या करना है, इसका एरिया डिवाइडेड बाय जो कॉमन फैक्टर आएगा दोनों के बीच में टाइल का साइज, उसका एरिया डिवाइड कर देना, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइल्स निकल जाएगी, है ना जी। तो देखिए एलसीएम निकालते हैं, तो मैं इसको सेंटीमीटर में कर लेता हूँ। सेंटीमीटर में करूंगा तो कितना हो जाएगा, 425 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 340 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब दोनों का एचसीएफ निकाल लेते हैं, है ना। एचसीएफ निकालूंगा तो 425 का कितना आएगा, 5 से किया ये 8 टाइम गया 2 5 85, है ना। फिर आपका 5 से किया 17 टाइम, ये 17 से गया 1 टाइम। सिमिलरली उसका भी निकाल लो भाई, उसका निकालेंगे तो 340 आ जाएगा। यहाँ से 2 से किया तो 170, 2 से किया तो आपका 85, देखो 85 आ गया है, मतलब 85 ही क्या होगा आपके आगे कॉमन होगा, है ना। तो एचसीएफ कितना आ गया, 85। तो अब देखिए नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी है, तो 425 मल्टीप्लाई 340 डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, 85 इंटू 85 कर देंगे। ओके। अब जब अपन फर्दर इसको सोल्व करते हैं तो कितना आएगा भाई, तो 5 से कट करते हैं, है ना। ये 17 टाइम कटेगा और ये 5 से 5 85 टाइम कटेगा ना, राइट। और 85 से 85 आपका कट जाएगा। यहाँ से आंसर 20 आ रहा है, एक्चुअली ऑप्शन में नहीं है। आई थिंक ये क्वेश्चन हो सकता है गलत छपा हो, है ना, क्योंकि सीडीएस भी गलती करता है, तो आई थिंक ये हो सकता है गलत हो। बाकी इसमें अगर एरर हो तो कोई कैलकुलेशन में तो बताना मेरे को, है ना, मैंने कोई एरर किया है तो कमेंट में बताना। टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ यार यहाँ पे मैं, है ना, क्योंकि टाइम कम है अपने पास, कल ही तो एग्जाम है। अब एक ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है ना यार, हर क्वेश्चन में आपको सोल्व नहीं करना होता, कुछ में बेसिक अप्रोच लगानी होती है। आपको एक्स की वैल्यू पूछिए। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे क्या दिया आपको, एक्स इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई समथिंग दिया। 1 के डिवाइड में ही है ना समथिंग, 1 के डिवाइड में है समथिंग। अब एक चीज और देखिए, 1 के डिवाइड में 2 प्लस समथिंग, आपका कुछ ना कुछ समथिंग है ना, मतलब 2 में कुछ ना कुछ आपका ऐड होगा। अगर एक बात बताइए, 1 में अगर 2 का डिवाइड करता तो आप बोलते 0.5 आते सर आंसर, ऑब्वियसली आता ना। मतलब जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा भाई, जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0.5 के करीब ही होगा। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, और 0.5 आपका होगा नहीं, क्योंकि इसमें कुछ ऐड हो रहा है। अब एक दूसरी चीज देखिए, 1 डिवाइडेड बाई 2 तो है, इसमें प्लस में कुछ हो रहा है, कुछ भी प्लस में हो रहा है ना। पॉइंट में हो चाहे कितना भी हो, अपने को पता है नीचे वाली फिगर जितना बड़ी बनेगी ऊपर वाली फिगर फिर उतना ही नीचे बनेगी, मतलब ये नीचे डिक्रीज होगी। तो मतलब आंसर आपका 0.5 से 0 के बीच में होगा। तो यहाँ पे यार स्मार्ट अप्रोच लगानी थी, मुश्किल से 10 सेकंड का क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चन को पहले यार आप देखिए, ठीक है ना। जैसे ये वाला देखिए, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, आपको मिनिमम वैल्यू पूछिया गया, ठीक है जी। आपको मिनिमम वैल्यू पूछिए, इसकी मिनिमम वैल्यू बताइए क्या होगी। ओके। तो देखो मैं साइन ए को सब में डिवाइड करता हूं तो ये आएगा साइन ए प्लस 5, और 1 में अगर साइन ए का डिवाइड करता हूं तो ये आता है आपका कोसेक ए। ओके। अब एक चीज देखिए, कोसेक ए आपका सबसे मिनिमम वैल्यू कोसेक ए की क्या होती है,
कोसेक ए की सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होती है? तो आप बोलोगे इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू तो सर 1 होती है। 1 से छोटी होती है कि भाई इसकी मिनिमम वैल्यू? देखो अपने को एरिया दिया है 0 से लेके पाई बाई टू के इक्वल हो सकता है ना? तो पाई बाई टू पे इसकी सबसे कम वैल्यू होती है, उसके बाद में अगर 0 की तरफ जाओगे तो वो बढ़ती जाती है और फाइनली नॉट डिफाइंड आ जाता है, मतलब इतनी ज्यादा वैल्यू हो जाती है। तो जो सबसे कम इसकी वैल्यू होगी वही लेंगे ना भाई, वही इसकी हो जाएगी, और इसकी उसी टाइम वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो आंसर क्या आ गया? सिंपल सा 7। तो यार हर जगह ऐसा नहीं है कि आपको सारा पूरा एकदम कंसेप्ट पता हो, थोड़ा आपको अगर बेसिक अप्रोच भी है ना तो वहां से भी कुछ क्वेश्चंस आप निकाल सकते हो। यही चीज आपको बतानी है कि यार डिफरेंट अप्रोचेस भी है क्वेश्चन सोल्व करने की। जैसे ये वाला देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है, दोनों बार पूछा है ना, दोनों पेपर में, इसमें भी और पिछले में भी। 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इक्वल्स टू 5। अब ये 5 देखिए कब होगा? अब यहाँ पे देखो 5 आ रहा है, अगर कोस थीटा यहाँ पे अगर आपका 0 डिग्री होता तो कोस 0 कितना होता है? देखो लिखा है 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इक्वल्स टू 5। अगर थीटा आपका 0 डिग्री होता तो ये तो हो जाता पूरा 5, क्योंकि ये 1 होता, और ये 0 होता तो ये 0 हो जाता, राइट? तो थीटा मतलब 0 आपका, थीटा पता चल गया ना भाई, 0 है। तो थीटा 0 है तो यहाँ पे भी पुट कर दो, तो 5 × 0 -3 × 1, तो आंसर क्या आ गया? -3। इतने सिंपल भी क्वेश्चन पूछे हैं भाई आपके सीडीएस ने, दोनों पेपर में पूछा है सेम क्वेश्चन, बस वैल्यूज अलग थी, बस क्वेश्चन सेम था। पर अब जैसे ये वाला देखिए, इसमें m का डिवाइड करते हैं, तो इज नॉट एन इंटीजर वेयर m एंड n आर इंटीजर्स व्हेन n इज नॉट डिविजिबल बाय m। आपको क्या बोला है? एक नंबर दिया है 3m³ प्लस 2m² प्लस 5m प्लस n। बोला अगर मैं इसको m से डिवाइड करता हूं, है ना, तो ये आपका इंटीजर नहीं होगा, नॉट इक्वल्स टू इंटीजर, मतलब परफेक्ट वैल्यू नहीं आएगी, कुछ पॉइंट वगैरह में आएगी। जहां पे m और n क्या आपके इंटीजर है, m और n कहां से बिलोंग कर रहे हैं? आपके इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं, मतलब ये दोनों परफेक्ट नंबर है, ठीक है। तो बोला अगर ऐसा होगा तो क्या n इज नॉट डिविजिबल बाई n होगा? तो क्या n आपका m से डिवाइड नहीं होगा, मतलब परफेक्टली डिवाइड नहीं होगा? ये आपसे पूछा गया। अब एक चीज देखिए, ये 3m³ है, इसमें m डिवाइड करेगा ना, तो मतलब ये तो डिवाइड हो जाएगा। m² है, इसमें भी m डिवाइड करेगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा। 5m है, इसमें भी m डिवाइड करेगा, तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। अब ये जो इंटीजर नहीं आ रहा है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? कंप्लीटली आपके n पे डिवाइड कर रहा है, मतलब n को m डिवाइड नहीं कर रहा है, इसीलिए तो इंटीजर नहीं आ रहा है भाई। तो पहला स्टेटमेंट एकदम सही है, एकदम बेसिक अप्रोच का क्वेश्चन है। दूसरा देखिए, दूसरा है 5 × 8 की पावर m प्लस 2 × 3 की पावर m इज डिविजिबल बाई 48 फॉर होल नंबर्स m। m बिलोंग्स टू क्या? आपका होल नंबर है। होल नंबर क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3। ओके, ऐसे चलता जाएगा। इसको देखो करने के दो तरीके, इधर तो आप या तो 2 3 वैल्यूज पुट करके ट्राई कर लो, दूसरा आप बेसिक अप्रोच से कर लो। तो बेसिक से देखो कैसे हो जाएगा। इसको क्या लिख सकता हूं मैं? इसको जी क्या लिख सकता हूं? है जी, क्या हो सकती है इसकी वैल्यू? तो आप बोलोगे इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3m, लिख सकते हैं ना भाई, लिख सकते हैं, राइट? 2 की पावर 3m। अब 2 की पावर 3m जब कॉमन आएगा तो ये क्या आ जाएगा? 5 + 1 6 आ जाएगा। क्या ये 48 से डिवाइड होगा? क्या ये 48 से? अब एक चीज देखिए, मैं 3 वापस इस पे पावर लगा रहा हूं तो ये आ जाएगा 8 की पावर m × 6। अब एक चीज देखिए, 6 इससे कटेगा, कितने टाइम कटेगा? 8 टाइम। और 8 इससे कट जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है भाई, रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है ये आपका, क्या है? एकदम सही स्टेटमेंट है। तो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, है ना। तो पर्टिकुलर देखो यार, ये आपका रिवीजन है, इन क्वेश्चन को सोल्व जरूर करना, कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि पिछले 2 साल के क्वेश्चन है। फिर मेरा सॉल्यूशन देखना मैं कैसे करवा रहा हूँ। ओके, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, आपको पूछा है द एक्सप्रेशन इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। एंड ऑप्शन में आपको 3 दिए, 2 दिए, 3 दिया और 37 दिया। नाउ सी, अपने को दिया है 555 की पावर 777 एंड 777 की पावर 555। अपने को 2 का देखना है सबसे पहले, ठीक है जी। तो सबसे पहले देखो 2 का देखते हैं। अब देखो, जब भी डिविजिबिलिटी रूल चेक करो ना, तो मैंने कहा था यार इंडिविजुअली चेक कर लो, अगर हो रहा है तो बढ़िया है ना। तो देखो इसका 2 का करता हूं इसमें। अब ओड है तो एक रिमाइंडर बचना है भाई, और एक पे पावर लगाओगे तो एक ही आएगा, है ना। तो यहां से एक आएगा। सिमिलरली यहाँ पे ओड है तो रिमाइंडर एक ही बचना है, एक पे 555 पावर लगाओगे तो एक ही आएगा।
डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो मतलब 2 से तो क्या है भाई, डिविजिबल है। 3 से चेक कर लेते हैं। अब देखो 3 से करके देखो, सिमिलरली सिमिलरली 3 से करके देखो कितना रिमाइंडर रहता है। देखो 3 वन जा 3, 2 5, 24, 1 बचेगा। 1 में 5 आपका पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। इसमें देखो 7 7 7 तीनों का सम करते 21, ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो इसमें भी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। बाद बाद में रहता है आपका 37। अब देखिए 37 का कैसे चेक करना है। 37 के लिए देखो अपन क्या करने वाले हैं, यहां से देखो कॉमन क्या निकल सकता है वो निकालिए आप, है ना। सबसे पहले क्या निकालिए भाई, जो आपका कॉमन निकल सकता है। ओके, बट आप चाहे तो कॉमन निकाले बिना ही देखो 37 का डायरेक्टली इसमें डिवाइड करके देख लो कुछ रिमाइंडर वगैरह बच रहा है या नहीं बच रहा है ना। मैं रिमाइंडर कॉमन इसलिए निकाल रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए। तो 111 मेरे को साफ दिख रहा है, तो 111 मैंने इनमें क्या लिया, आपके बाहर निकाला, तो ये आ जाएगा 777 मल्टीप्लाई 5 की पावर 777 प्लस क्या हो जाएगा आपका 111 की पावर 555 इंटू 7 की पावर 555। अब एक चीज देखिए, आपका जो 37 है, 37 त्रिजा क्या होता है आपका 111 होता है, तो इसमें डिवाइड हो रहा है उसमें भी हो रहा है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। तो तीनों से क्या हो जाएगा आपका डिविजिबल है ना। तो डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखना भाई, ऐसे डिविजिबिलिटी अपन निकालते हैं। ओके, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इग्नोर दैट। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर n सच दैट दिस इज डिविजिबल बाय 910। आपको क्या दिया है, n+1 इंटू n माइनस वन, ऐसे चलता जा रहा है और लास्ट में आ रहा है 321। आपको इसको किससे डिविजल करना है, आपको 910 से करना है। अब देखो 910 से अगर करना है मेरे को ऊपर क्या क्या नंबर चाहिए, तो देखो मैं 910 के अगर फैक्टर्स करूं तो एक तो मेरे को 10 चाहिए और साथ में 91 चाहिए। 91 के क्या फैक्टर्स कर सकता हूं भाई, 13 इंटू 7 कर सकता हूँ। मतलब अगर 13 हुआ ऊपर और 7 हुआ और 10 हुआ, ये तीनों अगर नंबर हुई तो आपका कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। अब एक चीज देखिए, आपको क्या पूछा है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर n चूज करना है, 4 ऑप्शन दिए। तो सबसे पहले मेरे को 12 दिख रहा है। देखो अगर आप 12 चूज करते हो तो 12 प्लस 1 13, आपका 13 आ गया, है ना। अब 13 आ गया तो देखो इसमें आगे जाके आपकी डिक्रीज होता जा रहा है, तो 7 भी कहीं ना कहीं आएगा, 13 भी और 10 भी कहीं ना कहीं आएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। इतना सिंपल क्वेश्चन है यार, देखो ये मैक्सिमम 15 सेकंड का क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चन को पहले पिक करना होता है। ओके, एक देखिए जैसे एचसीएफ का क्वेश्चन है, ऐसे ही आपके एलसीएम का जाता है। इन क्वेश्चन में आपको बहुत दिक्कतें होती है, बट ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। अब इसका अप्रोच क्या है, देखो कुछ कॉमन लेके करते हैं, कॉमन वाले में टाइम लगते हैं और मोस्ट प्रोबेबली निकलता भी नहीं है। तो इसमें कुछ सब्सटीट्यूट करके करो ना यार, कुछ भी सब्सटीट्यूट कर लो वैल्यू एक्स या वाई की, है ना। तो एक्स या वाई की आप क्या कर लो भाई, कोई वैल्यू आप क्या कर लो, सब्सटीट्यूट कर लो। ठीक है जी। जैसे देखिए मैं x इक्वल्स टू वाई आपका सब्सटीट्यूट करता हूँ 1। ठीक, तो देखो यहाँ पे 1 डाला तो 1 माइनस क्या आ जाएगा, 13 माइनस 300 आ जाएगा। तो पहला नंबर देखो क्या आ गया आपका, पहला नंबर आ गया -313 है, तो ये आ जाएगा -312। दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर आ जाएगा 1 -4 -4 -5, ये कितना आ गया भाई, ये आ गया आपका 5 + 4 9, 9 + 4 13, 13 में से एक गया तो -12। एंड फाइनली ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा -124। अब इन तीनों का एचसीएफ ले लो, इनका तो एचसीएफ ले सकते हो ना, तो इन तीनों का एचसीएफ लो। एचसीएफ लोगे तो देखो कितना आएगा, 12 आ रहा है क्या, सब में देखते हैं। 12 × 2 = 24 एंड देखो 12 का करके देखते हैं सब में, तो इसमें नहीं होगा देखो 12 का, है ना, तो 12 तो नहीं होगा। अब 12 से छोटा फैक्टर करते हैं, 6 करके देखते हैं 6 का हो रहा है क्या, क्योंकि इसमें 6 का ही होगा। फिर 6 का करके देखते हैं, तो 6 का देखो इसमें हो रहा है क्या, तो इसमें आपका नहीं होगा, है ना। तो आप 4 का करके देखते हैं, तो 4 का देखो इसमें भी हो जाएगा, 4 का इसमें भी हो जाएगा और 4 का इसमें भी हो जाएगा, तो एलसीएम क्या आ गया, -4। देखो -4 किस में आंसर आ रहा है, ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करने में। तो आपका पहले में देखिए -4 आ रहा है, बाकी में आपके -4 नहीं आ रहा है, तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगेन सिंपल क्वेश्चन, in a quarter of circle of radius capital R, a circle of radius small r is inscribed. What is the ratio of कैपिटल R टू स्मॉल r? आपको देखो क्वार्टर दिया भाई एक, ये वाला क्वार्टर है, ठीक है ना, कुछ और मत समझ रहे हैं। ठीक, अब ये क्वार्टर बन गया भाई। ठीक, अब इसके अंदर क्या है, आपका एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है, ऐसे क्या है, सर्कल एक अंदर बना हुआ है।
ठीक है जी, ऐसे सर्कल बना होगा। तो इस जो ये जो पर्टिकुलर सर्कल है इसकी जो रेडियस है ये आपको कैपिटल आर दी है, ये कैपिटल आर दी है। ठीक। और ये जो स्मॉल वाला सर्कल है इसकी रेडियस आपको क्या दी है भाई, इसकी रेडियस दी स्मॉल आर। आपको कैपिटल आर बाई स्मॉल आर का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। ठीक है जी। अब देखिए कैसे निकालेंगे इसको। तो देखिए इसमें आपको थोड़ा सा यार आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, है ना। बेसिक थोड़ा आपको प्रैक्टिस चाहिए होता है ऐसे क्वेश्चंस में, बाकी ये क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं। अब देखो आपको आर और कैपिटल आर में रिलेशन निकालना है ना। अब एक चीज देखिए, ये जो स्मॉल आर है मैं इसको ऐसे भी क्या कर देता हूँ, स्ट्रेच कर देता हूँ, ये भी आपका स्मॉल आर होगा, ये भी आपका स्मॉल आर है। अब एक बात बताइए, अगर ये स्मॉल आर है तो ये भी इसके इक्वल होगा, ये भी आपका क्या होगा, स्मॉल आर होगा, है ना। मैं क्या निकालता हूँ, सबसे पहले ये निकाल लेता हूँ हाइपोटेन्यूज। ये देखो मैं क्यों निकाल रहा हूँ, देखो टोटल ये आर है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको डी लिख देता हूँ, इस कंप्लीट डिस्टेंस को यहां से लेके यहां तक ये डी लिख देता हूं, तो डी प्लस स्मॉल आर इक्वल्स टू क्या होगा, कैपिटल आर, वहां से क्या निकल जाएगा, रिलेशन निकल जाएगा, इसलिए निकाल रहा हूं, है ना। तो डी इक्वल्स टू यहां से देखो क्या होगा आपका आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, डी स्क्वायर इक्वल्स टू, तो डी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका रूट टू आर आ जाएगा, है ना। डी इक्वल्स टू रूट आर, तो यहां से देखो क्या बन जाएगा, कैपिटल आर जो कि ये पूरा है इक्वल्स टू होगा स्मॉल आर इतना प्लस ये बाकी का डिस्टेंस कितना है, रूट टू आर। ये निकल गया भाई आपका कैपिटल आर। अब रेशियो किसका पूछा आपको, आर बाई स्मॉल आर का पूछा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, देखो इससे कॉमन लेते हैं, कॉमन लेंगे तो आर कॉमन आएगा और अंदर रह जाएगा रूट टू प्लस वन और नीचे आ जाएगा आपका आर, आर से आर कट गया तो आंसर क्या आ गया, रूट टू प्लस वन रेशियो वन, है ना। अगेन थोड़े बेसिक क्लियर है तो इजीली कर लेते हो ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, जैसे ये क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है, ए बी आपको दिए, बी सी दी है, सी डी दी है, डी ए दी है, इफ द डायगोनल बी डी इक्वल्स टू एक्स देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। और देखो आपको क्वाड्रिलेटरल दिया है, ए बी दिया भाई 6, ये बी हो गया। फिर दिया बी सी आपको 18, ये आपका बी सी हो गया, ठीक। फिर आपको दिया है सी डी इक्वल्स टू 6, सी डी आपको 6 दिया है। एंड फाइनली डी ए आपको दिया है 10, ये डी ए हो गया, ये डी ए हो गया। तो क्या बन गया, ए बी सी डी। ओके। ए बी देखो कितना दिया आपको, 6 दिया है, बी सी आपको 18 दिया है, सी डी आपको 6 दिया है और डी ए आपको 10 दिया है। बी डी जो डायगोनल है, ये जो बी डी डायगोनल है ये आपसे पूछी है, ये x सेंटीमीटर दिया है और बोला है कि ये x किसके बीच में होगा। एक्चुअल में ये क्वेश्चन क्वाड्रिलेटरल का है ही नहीं, ये एक्चुअल में क्वेश्चन है ट्राइंगल का, क्योंकि देखो आपको लिमिट्स दिए, है ना। अब देखो ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि भाई कोई भी ट्राइंगल हो, ठीक है, जैसे इसकी साइड ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो जो थर्ड साइड होगी ना, कोई भी थर्ड साइड ले लो, ये हमेशा ध्यान रखना आपकी छोटी होगी अदर टू साइड्स के सम के। अगर बी लेते हो तो बी आपके ए और सी से कम होगी दोनों के सम के, अगर सी लेते हो तो सी क्या होगी आपके ए और बी से कम होगी। वहीं अगर आप सब्ट्रैक्शन करते हो, अगर आप सब्ट्रैक्शन करते हो तो तीसरी साइड क्या होती है आपकी, बड़ी होती है ना। ये चीज ध्यान रखना। ओके, यही प्रॉपर्टी यहां यूज की गई है। अब देखो ये जो आपकी एक्स है ना, अगर मैं ये ट्रायंगल कंसीडर करता हूं, ये वाला ट्रायंगल, तो एक्स आपका क्या होगा, 18 और 6 24 से क्या होगा भाई, छोटा होगा, 18 और 24 से छोटा होगा। बट अगर मैं ये ट्रायंगल कंसीडर करता हूं तो यहां से पता चलता है कि एक्स क्या होना चाहिए भाई आपका, 16 से छोटा होना चाहिए। अब देखो दोनों का कॉमन एरिया कौन सा है, दोनों का कॉमन एरिया एक्स इक्वल्स एक्स लेस देन 16 वाला है, तो आंसर यहीं से टिक कर दो भाई, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। मिनिमम लिमिट भी चाहो तो आप ऐसे माइनस वाले से कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, AB equals to 15 centimeter, BC equals to 20 centimeter, AC equals to 25 centimeter. Further, BP is the perpendicular on AC. What is the difference in the area of triangle PAB and PCB? ये क्वेश्चन आपके यार बहुत पूछता है ना। इसमें मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज बताता हूँ, वो लर्न कर लेना, वापस रिपीट होने के बहुत हाई चांस है। पिछले में भी आया था, इस बार भी आया था, ठीक। जैसे एक ट्रायंगल है ABC, ओके, आपको ए बी दिया 15, बी सी दिया आपको 20 और ए सी दिया आपको 25, तो राइट एंगल ट्रायंगल है ये यहाँ पे, है ना। तो कोई भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर आप उसकी ऐसे परपेंडिकुलर डालते हो, ये क्या है भाई, परपेंडिकुलर, ठीक। तो यहां से देखिए पहला रिलेशन क्या बनता है, लाइक सपोज ये आपका पॉइंट है पी, पहला रिलेशन। अब देखो पहला रिलेशन ये है, अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालू तो आप बोलोगे हाफ ए बी इंटू बी सी, यही होगा, इक्वल्स टू क्या होगा,
अब देखो दूसरा और तरीका क्या है इसको निकालने का, इसको अगर बेस मानू और इसको हाइट मानू तो भी तो वही होगा ना भाई। तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू एस सी इंटू आपका पीबी। देखिए हाफ से हाफ कट गया तो पहला फॉर्मूला आता है ए बी इंटू बी सी इक्वल्स टू होगा आपका ए सी इंटू पीबी। ये फर्स्ट फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है। ओके, पहला फॉर्मूला। ऐसे ही जो आपका दूसरा फॉर्मूला और तीसरा फॉर्मूला है ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा फॉर्मूला ध्यान रखना क्या है भाई, दूसरा फॉर्मूला कहता है कि आपका जो ए बी स्क्वायर होगा, ये वाला जो स्क्वायर होगा, ये इक्वल्स टू होगा आपका ए सी इंटू ए पी, इक्वल्स टू होगा ए सी इंटू ए पी। ठीक, वहीं अगर आप तीसरा फॉर्मूला बना सकते हो, तीसरा क्या बनता है, अगर बी सी स्क्वायर आपको निकालना है तो ये इक्वल्स टू होगा, देखो इन सबके डेरिवेशन है, डेरिवेशन अभी आपको जानना इतना जरूरी नहीं है, फिलहाल फॉर्मूले जान लो। तो ये क्या हो जाएगा, ए सी इंटू पी सी, ये नीचे वाला पी सी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक और फॉर्मूला ध्यान रख लेना भाई फोर्थ, कि वन बाई जो आपका ये बीपी स्क्वायर होगा, ये इक्वल्स टू होगा वन बाई ए बी स्क्वायर प्लस वन बाई बी सी स्क्वायर। ठीक है जी, ये भी ध्यान रखिएगा। ओके, क्लियर। एंड फाइनली जो आपका एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है भाई कि ये जो बीपी स्क्वायर होगा इक्वल्स टू होगा आपका एपी इंटू पीसी। ये आपको काफी जगह काम आएंगे, पांचों फॉर्मूले ध्यान रखना। ओके, अभी आपको देखो क्या पूछा है कि पीएबी और पीसीबी, पीएबी और पीसीबी इनके एरिया का डिफरेंस बताइए। अब देखो इनके एरिया का डिफरेंस आप कब निकाल पाओगे, जब आपको इस ट्रेंगल और इस ट्रेंगल का एरिया पता होगा तभी निकाल पाओगे, ऑब्वियस सी बात है ना। तो आपको क्या निकालनी पड़ेगी भाई, बीपी निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी जी, बीपी। बीपी निकालनी पड़ेगी, साथ में आपको एपी भी निकालनी पड़ेगी और पीसी भी निकालनी पड़ेगी, तभी आप बेस इंटू परपेंडिकुलर कर पाओगे और इसका एरिया निकलेगा, फिर बेस इंटू परपेंडिकुलर इसका एरिया निकलेगा। ठीक, सबसे पहले देखो बीपी निकालते हैं। तो बीपी आप कैसे निकाल सकते हो, बीपी आप कैसे निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। तो इस फॉर्मूले में देखो पुट करते हैं, ए बी 15 आपका, बी सी आपका 20 है, ए सी आपका कितना है भाई 25 है, पी बी आपको निकालना है। तो यहां से कितना निकल जाएगा, ये 3 टाइम कटेगा, ये 5 टाइम कटेगा, ये 5 से कटेगा 4 टाइम, तो पी बी आ गया आपका 12। ये आ गया भाई 12, 12 आ गया। ठीक है, अब निकाल लेते हैं एपी और पीसी। अब निकाल लेते हैं आपके एपी और पीसी। ठीक है, अदरवाइज आप चाहो तो इसका भी ऐसे मिडल वाला निकाल के वैसे भी एरिया निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है ना, तो एपी और पीसी कैसे निकाल सकते हैं, तो इस वाले से निकाल लेते हैं भाई, इस वाले से एपी निकल जाएगा, इससे पीसी निकल जाएगा, है ना। तो ए बी स्क्वायर 225 इक्वल्स टू ए सी कितना है 25 है, और एपी अपने को निकालना है। तो यहां से देखो कितना निकल जाएगा, तो 25 से 9 टाइम कटेगा। तो अगर ये 9 आ गया तो बाकी कितना बच गया भाई, बाकी 16 बच गया, ये 16 हो गया। अब एरिया निकाल लो, पहले वाले का एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस कितना है भाई, बेस 9 हो जाएगा, 9 इंटू हाइट कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी, माइनस हाफ इंटू बेस 16 हो जाएगा, और हाइट कितनी हो जाएगी आपकी 12। ठीक है, ये नेगेटिव आएगा बट अपने को पॉजिटिव ले ला फाइनली। ठीक है जी, अब यहां से देखिए आपके जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो, तो 12 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ गया आपके, कॉमन आ गया दोनों से, ये रह जाएगा 9 माइनस 16। ओके, यहां से आ जाएगा 7 इंटू 6, तो 7 6 क्या आ जाएगा 42, आंसर हो गया आपका बी। एक बार ऐसे 3 लगातार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने फॉर्मूले बताए सारे। ओके, what is the area of the region between two concentric circle if the length of a chord of the outer circle touching the inner circle at a particular point of the circumference is 14 cm। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, आपको क्या बोला है, एक सर्कल है, एक आपका क्या है भाई सर्कल है, इसके अंदर एक और सर्कल है आपका कंसेंट्रिक सर्कल, ये कंसेंट्रिक सर्कल हो गया। ओके, बोला इफ द लेंथ ऑफ ए कोड ऑफ द आउटर सर्कल, आउटर सर्कल की कोड है वो टच कर रही है इनर सर्कल को, आउटर सर्कल की जो कोड है वो क्या कर रही है, इनर सर्कल को ऐसे टच कर रही है। ठीक है जी, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, अपने को ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बीच का जो ये एरिया है ना ये पूरा बताना है। ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ ए कोड ऑफ द आउटर सर्कल टचिंग द इनर सर्कल एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस इज 14 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ कितनी है भाई 14 सेंटीमीटर है। अब एक चीज देखो, ये इनर वाला सर्कल है ना, इसकी रेडियस मान लो स्मॉल आ रहा है, और ये जो बड़ा वाला सर्कल है इसकी रेडियस मान लो कैपिटल आ रहा है। ठीक,
ये प्रॉपर्टी होती है आपके सर्कल की कि जब भी ये कोई टेंजेंट को टच करती है, देखो इनर वाले के तो टेंजेंट बन गए ना, इनर वाले के टेंजेंट के जब भी रेडियस टच करती है तो ये इसको क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। तो ये भी 7 हो जाएगी, ये भी 7 हो जाएगी। ठीक है, अब अपने को एरिया का डिफरेंस निकालना है भाई। आप क्या करो, इसमें पाइथागोरस लगाओ, अपने आप निकल जाएगा। देखो पाइथागोरस लगाता हूं तो आप कहोगे क्या होगा भाई, ये होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर इक्वल्स टू स्मॉल आर स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या आएगा, 49 आएगा, राइट। अब स्मॉल आर स्क्वायर इधर ले आओ, ये आ गया 49। एरिया निकालना था। अब एरिया के लिए क्या चाहिए होगा भाई, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये चाहिए होगा। तो पाई से मल्टीप्लाई कर दो पूरे को, तो पाई को पूरे से मल्टीप्लाई कर दो भाई, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर पाई करूंगा तो 22/7 इंटू 7 इंटू 7, एक 7 से 7 घटा तो ये आ गया आपका 154, आंसर हो गया ई। अगेन सिंपल क्वेश्चन था, तो फास्टेस्ट अप्रोच से उसको करने की कोशिश करो यार। ओके, नेक्स्ट देखिए, द कोड ए बी ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर ओ इज 2√3 times द हाइएस्ट ऑफ द माइनर सेगमेंट। द कोड ए बी ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर एट ओ इज 2√3 times द हाइट ऑफ द माइनर सेगमेंट। If P is the area of the sector OAB and Q is the area of the minor segment of the circle, then what is the approximate value of PQ, P by Q? आपको देखो क्या बोला है, ये सर्कल है भाई, ये आपका, हाँ ये आपका भाई सर्कल है, ठीक। ओके, अब इस सर्कल में क्या है भाई, द ए कोड आपकी ए बी, ये मैंने बना दी कोड ए बी, सेंटर कहां पे, ओ पे है। ये आपका क्या हो गया, माइनर सेगमेंट हो गया, और इधर वाला क्या हो गया, मेजर हो गया। ओके, आपको क्या बोला है, द कोड ए बी ऑफ द सर्कल विथ सेंटर एट ओ इज 2√3 times द हाइट ऑफ द माइनर सेगमेंट। बोला ये जो माइनर सेगमेंट है, इसकी जो हाइट है, इसकी जो हाइट है, अगर इसकी लेंथ मान लो x है, इसकी लेंथ कितनी है आपकी, x है, ठीक। तो ये जो कोड की लेंथ होगी ये कितनी होगी आपकी, 2√3x होगी। कोड की लेंथ कितनी होगी, 2√3x। ओके, इफ p इज द एरिया ऑफ ओ ए बी, ओ ए बी आपका किसका एरिया भाई, ये एरिया है p, p एंड q इज द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, और q इसका एरिया है माइनर सेगमेंट का। तो पूछा है p बाई q क्या होगा, आपसे ये पूछा है, ठीक है जी। ओके, अब इसको क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए भाई। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए यार, है ना। अब इस क्वेश्चन में देखिए, अगर ये x दिया है और इसको मैं फर्दर ऐसे एक्सटेंड करता हूं तो ये टोटल क्या होगा, r होगा। तो ये बीच वाला कितना रह गया, r माइनस एक्स रह गया। एक देखिए √2√3x है, अगर मैं इसको बाइसेक्ट करूं, क्योंकि बाइसेक्ट करेगा तो ये √3x हो जाएगा, ये √3x। अब इस ट्रायंगल में मैं क्या कर रहा हूं, आपके पाइथागोरस लगा रहा हूं। इसको मैंने r मान लिया, ठीक है, रेडियस r है। तो आप बोलोगे आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा आपका, √3x का स्क्वायर प्लस r माइनस एक्स का स्क्वायर होगा, राइट। फर्दर मैं इसको सोल्व करूंगा तो यहां से क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा 3x स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2rx, ठीक है, ये निकलेगा। एक्स स्क्वायर से देखिए आपका क्या कट जाएगा, सॉरी आर स्क्वायर से आपके आर स्क्वायर कट जाएगा, एक्स स्क्वायर किसी से नहीं कटेगा, ये आ जाएगा 4x स्क्वायर, ये और ये इधर आ जाएगा 2rx। एक्स से देखिए एक एक्स कट जाएगा, 2 से ये 2 टाइम कट जाएगा, आर इक्वल्स टू क्या आ गया आपका, 2x आ गया। मतलब ये क्या होगा आपका 2x होगा, 2x, ये भी आपका 2x होगा। अब निकाल सकते हैं ना भाई एरिया, ये तो फॉर्मूला मैंने लिखवाया आपको, है ना। तो देखिए निकालने से पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, सेंट्रल एंगल भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना काम नहीं बनेगा भाई, है ना जी। तो देखो सेंट्रल एंगल निकालते हैं, तो ये मैंने ट्रायंगल बनाया, ओके, ये मैंने ट्रायंगल बनाया, ये आपकी क्या हो गई, ये तो हो गई रेडियस, ठीक है। और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका, √3x, और ये अपने को थीटा क्या करना है, निकालना है। यहां से मैं देखो साइन थीटा निकालता हूं, तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √3x डिवाइडेड बाई 2x, यही होगा, राइट। एक्स से देखो एक्स कटा तो थीटा कितना आ गया, ये अपने को पता है 60 डिग्री होता है। मतलब ये आपका कितना बन रहा है भाई, 60 डिग्री बन रहा है, ओवरऑल कितना बनेगा, 120 बनेगा, ठीक। तो ऊपर P आना चाहिए, तो P आपका क्या होगा, ये ट्रायंगल का एरिया है, राइट। ऊपर P ट्रायंगल का एरिया, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा भाई, ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, बताया था ना, क्या बताया था, हाफ इंटू साइड इंटू साइड। अब साइड इंटू साइड क्या हो जाएगा भाई, 2x इंटू 2x, ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर,
मल्टीप्लाई साइन थीटा, साइन ऑफ सेंट्रल एंगल, साइन 120 करेंगे। अब देखो साइन 120 करते हैं तो साइन 120 की वैल्यू ध्यान रखना कितनी होती है। देखो साइन का ग्राफ ऐसे जाता है, ऐसे यहाँ पे आपके 90 पहुंचता है, फिर नीचे आता है तो यहाँ पे √3/2 होता है, ठीक है ना। तो ये √3/2 होगा और नीचे क्या आ जाएगा, इस माइनर सेगमेंट का भी निकालना पड़ेगा। तो ये कितना होगा, हाफ इंटू 4x² इंटू साइन 120, सॉरी पहले ये नहीं, ये तो माइनस होगा ना भाई, पहले तो पूरे सेक्टर का निकालना पड़ेगा। सेक्टर का क्या हो जाएगा, 120 डिवाइडेड बाई 360 इंटू क्या होगा, πr² होगा। तो पाई की जगह अपने को 3.14 लेना है, तो 3.14 इंटू r² करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4x², माइनस क्या कर देंगे, ऊपर वाला जो एरिया है वही यहाँ पे माइनस हो जाएगा, साइन 120। अब साइन 120 की वैल्यू √3/2 पुट करो और इसको सोल्व करो, कोई ना कोई आंसर आ जाएगा, है ना। मोस्ट प्रो इसको सोल्व करके देख लेना, √3 की भी देखो इसीलिए वैल्यू दी है आपको, है ना, इसी चीज के लिए वैल्यू दी है। अब बाकी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन थोड़ी स्पीड रखना, ओके। जैसे 0 0 कट जाएगा, ये 1/3 आ जाएगा, 4x² कॉमन ले लो, तीनों से ही कट जाएगा, है ना, 4x² तो कट ही हो जाएगा पूरा, ठीक है। और जो कट रहा है आपके काट के देख लो भाई क्या क्या कट रहा है, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेना भाई, ओके। नेक्स्ट देखिए, मैं थोड़ा स्पीड इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि यार मेरे को भी फिर निकलना है कहीं, ठीक है। एक्चुअली मेरा भी एग्जाम है ना, ऑब्वियस सी बात है, तो मेरे को भी निकलना पड़ेगा ना, यहाँ से थोड़ा सेंटर दूर है। फ्रॉम ए सर्कुलर मेटल प्लेट ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 0.16 मिलीमीटर, ए सेक्टर इज कट ऑफ containing an angle 150 degree. The remaining piece is molded into a spherical bead of radius r. What is the value of r in centimeter? आपको क्या बोला है, ए सर्कुलर मेटल प्लेट है जिसकी रेडियस कितनी है भाई, 7 सेंटीमीटर है। ये बनाई मैंने सर्कुलर मेटल प्लेट, ठीक है। इसकी रेडियस कितनी है भाई, 7 सेंटीमीटर, ओके। एंड इसकी थिकनेस कितनी है, थिकनेस है 0.016, मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। ए सेक्टर इज कट ऑफ कंटेनिंग एन एंगल ऑफ 150 डिग्री। इससे एक सेक्टर आपका क्या कर दिया गया है, काट दिया गया है 150 डिग्री का। द रिमेनिंग पीस का एंगल कितना रह जाएगा भाई, रिमेनिंग पीस का रह जाएगा 210। द रिमेनिंग पीस इज मोल्डेड इनटू ए स्फेरिकल बीड ऑफ रेडियस r। अब ये जो रिमेनिंग पीस है ना, इसको पिघलाकर क्या बना दिया, आपके स्फीयर बना दिया। मैंने कहा था जब भी कोई चीज को पिघलाकर बनाया जाता है तो वॉल्यूम क्या रहता है, सेम रहता है। तो इस पर्टिकुलर सेक्टर का अपने को वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम कैसे निकलेगा, इसका एरिया निकालो, इसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई करो, वॉल्यूम निकलेगा। उसको स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल कर दो, फिर रेडियस निकाल लो, है ना। तो वही करने वाले हैं अपन। तो स्फीयर का आपका वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr³ इक्वल्स टू, इस सेक्टर का एरिया क्या होगा, तो आप बोलोगे 210 डिवाइडेड बाई 360 इंटू πr², है ना, πr²। आर क्या है यहाँ पे, आर आपका है भाई 7 सेंटीमीटर, तो आर क्या हो जाएगा, 7 इंटू 7, ठीक। साथ में थिकनेस से भी करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 0.016। नीचे 1000 लगा देता हूं मैं ताकि ये पॉइंट हट जाए, ओके। और देखिए पाई से आपका पाई कट जाएगा और 0 से 0 कट गया, ठीक है। फर्दर और कुछ कट रहा है क्या, है जी, और क्या कट रहा है, 4 से ये कट जाएगा आपके 4 टाइम, ठीक है। एंड फिर r³ इक्वल्स टू हो जाएगा, देखो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 7 इंटू 3, है ना जी, 7 इंटू 3। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है क्या, फर्दर देखिए आपका ये 4 कट जाएगा भाई इससे कितने टाइम, 9 टाइम, ये 3 कट जाएगा इससे 3 टाइम, ये 3 कट जाएगा इससे 7 टाइम। तो 7 देखो 3 बार आ रहा है, अपने को क्यूब भी लगाना है, 7 का क्यूब आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 10 का क्यूब, ठीक। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, ये रेडियस तो आ जाएगी 0.7। अपने को क्या पूछिए, रेडियस ही पूछिए ना, तो आंसर हो जाएगा आपका बी, ओके, ठीक है ना। क्वेश्चन में ये जरूर देख लेना भाई, रेडियस पूछ रहा है कि आपका क्या पूछ रहा है, ओके। नेक्स्ट देखिए, a cube whose edge is 14 centimeter long has on each of its face a circle of 7 centimeter radius painted yellow. What is the total area of the unpainted surface? ये कितना इजी क्वेश्चन है। देखो आपको क्या बोला है, एक क्यूब है भाई, क्यूब की क्या खासियत होती है, क्यूब की सारी साइड इक्वल होती है ना। ऐसे आपका क्यूब है, ठीक है। इस क्यूब पे क्या बना है आपके, पहली बात तो ये क्यूब की एज आपको दी हुई है 14 सेंटीमीटर लॉन्ग है। इस पे मैंने 7 सेंटीमीटर का सर्कल बनाया, देखो 7 का बनाऊंगा तो मतलब एकदम परफेक्ट ऐसे सर्कल बनेगा, क्योंकि देखो डायमीटर क्या हो जाएगी, 14 हो जाएगी, समझ गए।
तो आपको पूछा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ अनपेंटेड, अनपेंटेड जो ये सरफेस रह जाएगा इसका एरिया क्या है। देखो फेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 फेस है। मैं एक फेस का निकाल लेता हूँ फिर 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैं इस एक सर्कल का एक स्क्वायर का निकाल लेता हूँ, क्या सीन है। ठीक है, इस एक स्क्वायर का। ओके, अब आपको एक चीज याद आनी चाहिए। वैसे तो मैंने इसका आपको डायरेक्ट तरीका भी बताया था कि आप कैसे निकाल सकते हो भाई, है ना। आपको डायरेक्ट तरीका भी बताया था, वैसे भी निकाल सकते हो। अदरवाइज आप चाहो तो क्या कर सकते हो, स्क्वायर का निकाल लो फिर सर्कल का उससे क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, तो दोनों में से कुछ भी कर लो। तो देखो एज 14 सेंटीमीटर है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 196 हो जाएगा स्क्वायर का। माइनस कितना करना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर करना पड़ेगा। तो पाई कितना हो जाएगा, 22/7। आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 × 7। 7 से 7 घटा, ये आएगा आपका 154, है ना। कितना आएगा भाई, 154। अब 196 से 154 अगर आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा, ये 32 बचेगा क्या, है जी। 32 बचेगा ना। नहीं सॉरी, 32 नहीं, ये बचेगा आपके, हाँ 32 ही बचेगा। सॉरी 42। ओके, 42 बचेगा। अब देखो 42 आ रहा है, एक का तो 6 का कितना हो जाएगा, 6 2 = 12, 6 4 = 24, 25। तो आंसर आ गया सी। अगेन सिंपल क्वेश्चन था भाई। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन यार क्या पता कितनी बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछ ले। आपको इसमें पैटर्न फॉलो करना होता है, हमेशा ध्यान रखना। नीचे वाला जो पैटर्न बनता है ना, ऐसा हमेशा ध्यान रखना, उसका ऊपर कुछ ना कुछ रोल जरूर होगा। और जैसे देखिए यहाँ पे 3 1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। ऊपर ना इनका पेयर जरूर बनेगा। ऊपर वाले को देखो स्क्वायर के फॉर्म में लिखने की कोशिश करो, कैसे लिख सकता हूँ ऊपर वाले को मैं, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना भाई। दूसरे को क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। और ऐसे आपकी गाड़ी भाई चलती जाएगी, ऐसे आपकी गाड़ी क्या होगी, चलती जाएगी। अब देखिए मैं इस हर इंडिविजुअल में डिवाइड करता हूँ। पहले मैं डिवाइड करता हूँ तो देखो 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और दूसरे में क्या रह जाएगा आपका, 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर। ठीक, दूसरे वाले में देखिए 3 स्क्वायर से 3 स्क्वायर कट जाएगा, आपका क्या रह जाएगा, 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर। ठीक है, सॉरी 3 स्क्वायर से 3 स्क्वायर कट जाएगा, ये रह जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर। ओके, फिर इसमें डिवाइड करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर कट गया, ये रह जाएगा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर। 1 स्क्वायर डिवाइडेड, यहाँ पे माइनस आएगा, है ना, माइनस। तो ऐसे भाई पेयर बनते जाएंगे आपके। ठीक है, अब देखो कट कैसे हो रहे हैं, ये इससे कटेगा, ये अगले वाले से कटेगा, मतलब जो लास्ट रहेगा ना वो आपका क्या होगा, बाकी होगा। लास्ट वाला क्या होगा भाई, बाकी होगा। ठीक है, मतलब ऐसे काटता जाएगा, ऐसे कटता जाएगा तो देखो आपके कितना बचेगा, ये बचेगा भाई, आंसर 1 ही बचेगा, है ना, क्योंकि अपने को आगे कुछ दिया नहीं है तो मतलब इनफाइनाइट सीरीज है। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, ईच आइटम कंटेन्स क्वेश्चन। अब देखो ये वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने होते हैं कि इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट नॉट बाय द अदर, इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय ईदर स्टेटमेंट अलोन, if the question can be answered by using both the statement together but cannot be answered by using either statement alone, if the question cannot be answered even by using both the statement। इनका देखो मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो आपको दो स्टेटमेंट दिए उसमें से एक स्टेटमेंट है उसी से क्वेश्चन सोल्व हो सकता है और दूसरा है ना वो सोल्व कर ही नहीं सकता है। पहले वाले का मतलब ये है, दूसरे वाले का मतलब है चाहे पहले को यूज कर लो चाहे दूसरे को यूज कर लो, किसी एक स्टेटमेंट को यूज करके क्या कर सकते हो, आप सोल्व कर सकते हो। किसी को भी एक को कर लो, किसी को भी यूज करके सोल्व कर सकते हो। ठीक, तीसरा क्या कहता है भाई कि जो पहला और दूसरा है दोनों को यूज करोगे ना तभी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो वरना नहीं कर सकते। ठीक, चौथा क्या कहता है, चौथा आपका क्या कहता है, पहला दूसरा दोनों यूज कर लो तब भी क्या नहीं होगा भाई, सोल्व नहीं होगा, ये कहता है चौथा। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को डील कैसे करते हैं, बहुत इजी होते हैं ये 10 क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इजी होते हैं। देखो अभी दिखाता हूँ, जैसे ये देखिए आपको दिए लेट ए बी सी डी बी पॉजिटिव इंटीजर्स, जो दिए नोट करते जाओ। क्या बोला है, ए बी सी डी क्या आपके पॉजिटिव इंटीजर्स है, ये अपने ने मान लिया है, पहले से दिया है, लेट करने को कहा है। अब ये जो क्वेश्चन है इसका अपने को देखो, अपने को इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, इसमें ये करना होता है कि आपको लेट पहले करने को कुछ दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है, और जो दे दिया वो आपको मानना है, फाइनल है वो चीज। अब क्वेश्चन में आपको बोला है, क्वेश्चन पूछा जाएगा
आपको इसका आंसर नहीं करना है, आपको ये पूछ रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन दिया है इसको आप क्या सिर्फ पहले स्टेटमेंट का यूज करके क्या इसका जवाब दे सकते हो? अगर आप जवाब दे सकते हो तो आंसर क्या हो जाएगा कि अगर दूसरे से भी सपोज करो आप अकेले से दे सकते हो तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ये वाला बी हो जाएगा। अगर आप सिर्फ एक से ही दे पा रहे हो दूसरे से आंसर नहीं आएगा इसका तो ए आंसर हो जाएगा। अगर आप दोनों का यूज करते हो तब भी इसका आंसर निकल रहा है तो क्या हो जाएगा सी वाला हो जाएगा। अगर दोनों को यूज करके भी इसका आंसर है अगर आप नहीं दे सकते हो तो क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। खुद से कुछ भी अज्यूम नहीं करना है, ये ना कहीं आपका रीजनिंग का भी थोड़ा मिक्सअप मान सकते हो, है ना। जैसे देखिए ये ए बी सी डी आपको बोला पॉजिटिव नंबर है, आपसे क्या पूछा है ए बी सी डी इज क्लोजेस्ट टू द प्रोडक्ट ए बी सी डी विच वन ऑफ, आपको बोला ये जो चार नंबर है इनमें से सबसे पास में एबीसीडी के क्लोजेस्ट कौन होगा, सबसे क्लोज कौन होगा। अब आप बताओ सबसे क्लोज कौन होगा, तो आपको पता है जो सबसे बड़ा होगा इनमें से वो इनके सबसे क्लोज होगा, है ना, क्योंकि प्रोडक्ट होगा तो नंबर और बड़ा बनता गया क्योंकि पॉजिटिव है। तो जो सबसे बड़ा होगा वो आपका क्या होगा इसके करीब होगा। अपने को पता है कि बिगेस्ट क्या होगा सबसे क्लोज होगा। क्वेश्चन अपने को समझ में आ गया। अब देखते हैं कौन से सॉल्व कर सकते हैं। पहले में देखो क्या बोले, ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी। अब पहला स्टेटमेंट दिया है कि आपका ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, क्या आप इससे आंसर दे सकते हैं? तो आप में से कुछ बोलेंगे हाँ दे सकते हैं, ए सबसे बड़ा है तो पता चल गया ना ए सबसे बड़ा है। भाई डी का आइडिया नहीं दिया है, डी का कुछ बताया नहीं है ना, डी ए से भी तो बड़ा हो सकता है डी सी से छोटा हो, बट अपने को आइडिया नहीं है ना तो अज्यूम नहीं करना है। तो मतलब फर्स्ट अलोन से स्टेटमेंट आप क्वेश्चन आपका सोल्व नहीं होगा। ठीक, फिर दूसरा देखो, सी इज नॉट द स्मॉलेस्ट, सिर्फ इस अकेले से क्या सोल्व हो सकता है? सिर्फ अकेले से, ऊपर वाला भूल जाओ ये है ही नहीं, क्या सिर्फ इस अकेले से हो सकता है? सी इज नॉट द स्मॉलेस्ट, सी आपका सबसे छोटा नहीं है। तो सबसे छोटा नहीं है तो अपने को पता ही नहीं है ना कौन सा सबसे छोटा है, इस स्टेटमेंट को भूल जाओ, अभी अपन इसको नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। तो अपने को पता ही नहीं है ना भाई सबसे छोटा फिर कौन है, और अपने को ये भी नहीं आइडिया है कि भाई सबसे बड़ा कौन है। इस स्टेटमेंट अकेले को अगर रीड करते हैं तो सिर्फ अकेले से इससे भी सोल्व नहीं होगा। बट अगर मैं देखो दोनों को यूज करूं तो अपने को पता है ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, और बोला सी सबसे छोटा नहीं है तो मतलब सबसे छोटा कौन होगा भाई? डी होगा। तो मतलब दोनों का यूज करके अपन क्या कर सकते हैं इसका आंसर दे सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, स्टेट आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग ईदर, अकेले को किसी को यूज के करके नहीं कर सकते हैं, दोनों का अपने को यूज करना पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। समझ आया ना? अब देखो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे ये देखिए, एबीसी बी द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल एबीसी, आपको एक ट्रायंगल दिया है एबीसी, ठीक है, इसकी साइड है ए बी सी, ओके। इज द ट्रायंगल इक्विलेटरल, अपने से पूछा कि क्या ट्रायंगल इक्विलेटरल है। पहली कंडीशन दी है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। अब एक चीज देखिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, ए इक्वल्स टू क्या होता है बी, बी इक्वल्स टू क्या होता है आपका सी होता है, बी इक्वल्स टू क्या होता है भाई, सी होता है, ठीक है। अगर मैं ये प्रॉपर्टी आपकी अगर फर्स्ट स्टेटमेंट में यूज करता हूं तो क्या सेटिस्फाई हो रहा है? तो देखो ए स्क्वायर यहां पे भी ए पुट करता हूं तो ए स्क्वायर, यहां पे भी ए पुट करता हूं तो ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, तो सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब पहला स्टेटमेंट आपका प्रूव कर रहा है कि भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। एक्चुअल में ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। तो सिर्फ स्टेटमेंट वन से भी अपन क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन सोल्व। फिर दिया आपको दूसरा स्टेटमेंट, 3a² 3b² 4c² 2ab 4bc 4ca, ये भी आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, दोनों से सोल्व किया जा सकता है। अगेन आंसर वही हो जाएगा, सी है आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, ये वाला देखिए कितना इजी है। इज एक्स वाई पॉजिटिव, पूछा है क्या एक्स वाई पॉजिटिव है। इसमें देखो लेट करने के लिए कुछ नहीं कहा है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट देखो आपको दिया है एक्स इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ दिस। अब एक बात बताइए, कोई भी नेगेटिव नंबर का अगर क्यूब रूट लोगे तो नेगेटिव आएगा ना। तो यहां से क्या पता चल गया कि एक्स क्या नेगेटिव है। बट क्या सिर्फ एक्स से आप थोड़ी पता लगा सकते हो कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। अब ये पॉजिटिव कब होगा, जब आपका वाई भी क्या हो, नेगेटिव हो। बट अपने को वाई के बारे में पता नहीं है तो अपन पहले स्टेटमेंट से अलोन नहीं बता सकते हैं। दूसरा वाला देखो क्या बोल रहा है, दूसरा वाला बोल रहा है जो आपने वाई एक्स का क्यूब रूट लिया है उसका एक बार और क्यूब रूट, देखो नेगेटिव नंबर आया एक्स का क्यूब रूट, अगेन नेगेटिव का लोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। बट क्या सिर्फ सेकंड से आप कर सकते हो, क्या सिर्फ सेकंड से कर सकते हो? एक्स के बारे में आइडिया नहीं है ना, अगर सिर्फ सेकंड को देखें तो अलोन से नहीं कर सकते हैं। बट अगर आपका दोनों आपको स्टेटमेंट दे दिया जाए तब आप क्या बता सकते हो कि ये पॉजिटिव है या नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, अगेन सी। नेक्स्ट देखिए,
इफ p is a positive integer then what is the remainder when p की पावर n is divided by p plus 1। आपको बोला है अगर p क्या है भाई, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, अगर मैं p की पावर n को p plus 1 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या होगा। तो कौन से अपन बताओ कौन से स्टेटमेंट से इसका आंसर दे सकते हैं। पहला बोला है n इज इवन, n आपका क्या है भाई, इवन है, n आपका क्या है भाई, इवन है। अब देखो इसमें ना कोई वैल्यू लेट करके देख लो आप, है ना, मैं p को 2-3 वैल्यू लेट कर लेता हूँ, एक आपके लेट कर लेता हूँ 4, एक कर लेता हूँ 5, एक कर लेता हूँ 6, एक कर लेता हूँ 7, एक कर लेता हूँ 8, ठीक। तो मैं सिर्फ n को इवन लेके देखता हूँ, n मैंने लेट कर लिया आपके 2 या फिर 4, ठीक है। अगर देखो मैं p की जगह पुट करता हूँ आपका 4, 4 का स्क्वायर करता हूँ और नीचे क्या आ जाएगा आपका 4 + 1 5। अब देखिए 5 का अगर इसमें डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा भाई, -1 आएगा, है ना। रिमाइंडर क्या आएगा, -1, और -1 पे अगर आप स्क्वायर लगाओगे तो वो क्या आएगा, +1 ही आएगा। क्या हर बार ऐसा ही हो रहा है। दूसरा एग्जांपल लेके देख लेते हैं, 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6, -1 अगेन 1 ही आ रहा है। तीसरा लेके देख लेते हैं भाई, 6 डिवाइडेड बाई 7, -1 आ रहा है, -1 का स्क्वायर 1। तो मतलब हर में रिमाइंडर सेम आएगा, तो मतलब पहला स्टेटमेंट से अपन क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, समझ गए। वहीं देखो दूसरा स्टेटमेंट p इज इवन, क्या अलोन इससे कर सकते हैं। अगर देखो p आपका इवन होता तो p मान लो मैंने 4 ले लिया और पावर सपोज करो मैंने इसकी 3 ले ली, ठीक है, और यहाँ पे ले लिया मैंने 5। अगर देखो मैं 5 लेता हूँ यहाँ पे, अगर मैं 5 लेता हूँ यहाँ पे तो अगेन -1 आएगा, -1 की पावर क्यूब लगाऊंगा तो रिमाइंडर आएगा -1, -1 इससे माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका, रिमाइंडर आएगा 4। रिमाइंडर क्या आएगा भाई, रिमाइंडर आएगा आपका 4। तो इसमें देखो 4 आ रहा है, वहीं अगर मैं इवन ले लेता, आपके इवन लेता तो कितना आता भाई, आपके 1 आ रहा है। रिमाइंडर देखो अलग अलग आ रहा है, तो नहीं बता पा रहे ना सिर्फ अलोन से। तो ये स्टेटमेंट क्या आपका गलत है, सिर्फ स्टेटमेंट 1 से आंसर हो सकता है, तो ए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब समझ में आया ना भाई कैसे यूज करना है इसको। आपको बोला है एम एन इक्वल्स टू क्या है, कोई वैल्यू है क्या, ये कोई वैल्यू है, ठीक है ना, जहां पे एम और एन क्या है भाई, प्राइम नंबर है, ठीक। एम वन और एन क्या है, प्राइम नंबर, और के क्या बोला आपका, इवन नंबर है। अब देखो ये अगर इवन नंबर है तो आप क्या बोल सकते हो, एम या एन दोनों में से एक क्या होगा, 2 होगा, तब भी भाई इवन आ सकता है, क्योंकि बाकी सारे प्राइम नंबर आपके ओड है और ओड इंटू ओड ओड ही होता है। तो ये चीज तो कंफर्म होगी, दोनों में से एक 2 होगा। अब आगे देखो, बट अपने को ये नहीं पता दोनों में से कौन सा होगा। वट इज द वैल्यू ऑफ दिस, आपसे पूछा इसकी वैल्यू क्या होगी, किसकी वैल्यू, एम एन माइनस एन प्लस 1। अब देखो इसकी वैल्यू तो अपने को पता है के होगी, इसकी वैल्यू आप किस पे डिपेंड करेगी, कंप्लीटली एन पे पता चलेगी कि एन की वैल्यू क्या होगी, है ना। पहला स्टेटमेंट देखो क्या बोला है कि एम आपका एन से बड़ा है, आपको बोला है एम क्या है भाई, एन से बड़ा है, एम क्या है भाई, एन से बड़ा है, ठीक है। अगर देखो आपका एम एन से बड़ा है, एम क्या है भाई, एन से बड़ा है, तो इससे क्या पता चला कि एन आपका क्या होगा भाई, 2 होगा, एन क्या होगा भाई, 2 होगा। और एम तो कुछ भी हो सकता है ना, एनीथिंग, एम तो कुछ भी हो सकता है आपका फिर, ठीक है। तो देखो इसकी वैल्यू अपने को के मिल चुकी है और एन भी अपने को पता चल चुका है, यहां से आपका आंसर क्या निकल जाएगा, ऑब्वियसली निकल जाएगा ना, ये आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो सिर्फ इस स्टेटमेंट से आपका आंसर निकल सकता है ना भाई, इससे निकल सकता है ना, क्योंकि सबसे छोटा प्राइम नंबर आपका वही है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, वन ऑफ द नंबर इज 2, दोनों में से एक नंबर आपका 2 है। इस स्टेटमेंट को यूज करके क्या आप आंसर निकाल सकते हो, देखो दोनों में से एक बोला है तो m भी तो 2 हो सकता है, अगर m 2 है तो n का अपने को पता नहीं है ना, कुछ भी हो सकता है, 3 5 7 कुछ भी हो सकता है ना। तो सिर्फ स्टेटमेंट 2 से अपन आंसर नहीं बता सकते हैं, स्टेटमेंट 1 इज अलोन टू गिव द आंसर, तो ये क्या आपका ए हो जाएगा अगेन, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, in a triangle ABC, if sin A sin B sin C equals to this then the triangle can be equilateral। अब देखो इक्विलेटरल अगेन सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, इक्विलेटरल में तीनों साइड इक्वल होते हैं, तीनों इक्वल 60 डिग्री होते हैं, है ना। तो 60 होते हैं तो देखो sin 60 sin 60 sin 60 क्या आएगा, √3/2 √3/2 √3/2 3 √3/2, सही है भाई, ठीक है ना। दूसरा देखो ये कितना आएगा, अगर आपका इक्विलेटरल है तो cos 60 cos 60 cos 60 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 आपका 1 हो गया, 1 + 1/2 आपका 3/2 हो गया, ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है भाई। तो ये होते हैं भाई जो आपको क्वेश्चन पहले पिक करने होते हैं। दूसरा देखिए,
The angles of elevation of the top of a tower from 2 points A and B at a distance x meter and x plus 5 meter from the base of the tower of height 6 meter and in the same straight line with it are complementary. What is the value of x? x की आपसे वैल्यू पूछिए, ठीक है। तो मैं टावर बना लेता हूं भाई, ये आपका हो गया टावर, ओके। अब इससे ना इसके टॉप से आपके दो पॉइंट है, एक ए है और एक है भाई बी, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी। ए आपका एक्स डिस्टेंस पे है, ये एक्स प्लस 5 मीटर पे है टोटल, मतलब ये ए और बी के बीच में 5 है, टोटल क्या हो जाएगी एक्स प्लस 5 हो जाएगी फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। हाइट 6 मीटर, हाइट कितनी है भाई 6 मीटर है। इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, आपको क्या बोला है एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब अगर ये अल्फा है तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की आपसे वैल्यू पूछी है, तो सिंपल है भाई ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, है ना। इसमें दो ही इक्वेशन बनती है, आपको सबको पता है। ये क्या हो जाएगी 6/x हो जाएगी और 10 90 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/x+5, राइट। यहां से देखिए 10 90 माइनस अल्फा, आप बोलोगे कोट अल्फा हो चुका है सर, कोट अल्फा हो चुका है, ओके। कोट अल्फा को क्या लिख सकते हो 1/10 अल्फा लिख सकते हो, 6x+5। इसकी जगह क्या पुट कर सकते हो x/6 पुट कर सकते हो, तो x/6 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6x+3। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई, x² + 3x = 36, ठीक। x² +3x -36 = 0। अब क्वाड्रेटिक आ गया, क्वाड्रेटिक आपको सोल्व करना है, ठीक। तो सोल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करो। 4 सब्सटीट्यूट करता हूं, देखो 16 आएगा, 4 3 12 आएगा, तो ये तो हो नहीं रहा है, ठीक है, ये तो आपका हो नहीं रहा है, कुछ मिस्टेक हुआ है यार इसमें, कुछ मिस्टेक हुआ है, ये कैलकुलेशन में मिस्टेक किया है शायद, है ना। यहाँ पे 5 आई है, अपने ने 5 नहीं लिखा यहाँ पे, तो इसको 5 कर लेना, ओके। तो देखो कैलकुलेशन फिर से करते हैं, x² + 5x = 36। अब देखो सेटिस्फाई करवा के देखते हैं, ठीक है। तो 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका पहला ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इफ tan 3a इक्वल्स टू दिस वेयर 3 इज एन एक्यूट एंगल देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। इससे सिंपल क्वेश्चन क्या होगा भाई, tan 3a दिया हुआ है, tan 3a को मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ 90 माइनस थीटा से कर सकता हूँ, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं 10 को कोट में करूंगा तो आप बोलोगे कोट 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा आपके कोट a-22 के इक्वल हो जाएगा। अब दोनों को इक्वेट कर दो भाई, 90 माइनस 3a इक्वल्स टू होगा a-22, ओके। a इधर जाएगा तो 4a हो जाएगा और ये 22 इधर जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा। 4 से ये कितने टाइम कटेगा आपके 2 टाइम, 3 2 8 टाइम, तो आंसर आ गया आपका 28 डिग्री। चलिए नेक्स्ट देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट टू आइटम्स दैट फॉलोज। ए पाई डायग्राम, देखो पाई डायग्राम क्या होता है भाई, ये होता है पाई चार्ट, है ना। इसका सेंट्रल एंगल कितना होता है 360 डिग्री होता है, 360, और उसको डिवाइड किया गया है आपके, इसके रेडियस ध्यान रखना, आपको रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर। सेंट्रल एंगल को इस रेशियो में आपके डिवाइड किया गया है, तो पहले देख लेते हैं एक का किसका कितना है। तो 2 3 आपका 5 हो जाएगा, 5 और 7 कितना हो जाएगा 12 12 5 17 और 18, 18 ही हो रहा है ना भाई, 18 ही हो रहा है। देखो 18 की वैल्यू है 360, तो एक की कितनी हो जाएगी 20 डिग्री हो जाएगी, है ना। एक की 20 हो जाएगी, तो देखो 2 3 7 5 1, इसकी कितनी हो जाएगी आपकी 40 हो जाएगी, इसकी 60 हो जाएगी, इसकी 140 हो जाएगी, इसकी 100 हो जाएगी और इसकी 20 डिग्री हो जाएगी। देखो क्या पूछा है, इफ P इज द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट सेक्टर एंड Q इज द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सेक्टर देन व्हाट इज P प्लस Q। इससे सिंपल क्या होगा भाई, P इज द स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट कौन सा है भाई ये है, और लार्जेस्ट कौन सा आपका लार्जेस्ट ये है, तो 1 + 2 इनका टोटल एरिया निकालना आपको, तो कितना हो जाएगा देखो 140 और 20 हो जाएगा 160 डिग्री, डिवाइडेड बाई 360 इंटू क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। आर कितना दिया है 7 × 7, 7 से 7 कटा, 0 से 0 कटा आपके,
ये 4 से 4 टाइम कटेगा, ये 4 से 9 टाइम कटेगा आपके, है ना। फर्दर इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके 2 से कटेगा, सॉरी ये तो किसी से नहीं कटेगा ना, अब नीचे 9 ही आएगा। ओके, तो फर्दर सोल्व करते हैं। 88 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 9, 6 और 61, आंसर आ जाएगा आपका डी। तो सिंपल सा क्वेश्चन था आगे। नेक्स्ट देखिए, इफ पी इज द पेरीमीटर ऑफ द स्मॉलेस्ट सेक्टर देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9p। स्मॉलेस्ट सेक्टर का कितना था भाई एंगल, 20 डिग्री था, है ना। तो 20/360, इसका पाई आर स्क्वायर करेंगे तो 22/7, पेरीमीटर निकालना है, सॉरी पेरीमीटर 2 पाई आर होगा ना पेरीमीटर, तो 2 पाई की जगह 22/7, आर की जगह 7 आ जाएगा। इसका 9 टाइम्स का वैल्यू पूछा है तो 9 टाइम्स भी कर लेते हैं भाई। जीरो से देखो जीरो कट गया, 2 से ये कट जाएगा 18 टाइम, 9 से ये कट जाएगा आपके 2 टाइम, 2 से ये कट जाएगा 2 टाइम, 7 से आपके कट जाएगा, तो 7 से अपन अगर कट करेंगे तो ये 7, तो ये तो आपका 22 आ गया। अभी देखो ये आपका सेक्टर है ना, पेरीमीटर पूछा है, यहाँ पे गलती हो जाती है, वो गलती देख लो। ये जो पेरीमीटर है तो ये वाला लेंथ भी अपने को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ये 7 है और ये 7 है, तो टोटल कितना हो गया 14, बट 9 से भी तो मल्टीप्लाई करना है, तो 9 से करेंगे तो ये कितना आएगा 126। 126 में 22 ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा 148। PQRS are the midpoints of the side AB, BC, CD, DA respectively of the quadrilateral ABCD। वो ये उसी टाइप का क्वेश्चन है जो 10 टाइप के आपके क्वेश्चन थे, ठीक है ना। तो आपका क्या है भाई, PQRS आर दी मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ABBC, आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक, ये क्वाड्रिलेटरल है सपोज करो ABCD। इसके मिड पॉइंट ज्वाइन करके मैंने क्या किया, आपका एक दूसरा क्वाड्रिलेटरल बनाया, ठीक है ऐसे, जिसका नाम क्या है भाई, PQRS। अब मैंने आपको लिखाया था कि इसका जो एरिया होता है ये हाफ होता है आपका ABCD का, लिखवाया था ना भाई, लिखवाया था राइट। तो आपको देखो क्या बोला है, व्हाट इज द डिफरेंस इन द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD एंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल माइनस PQRS क्या होगा। देखो अगर एक का भी अपने को एरिया पता चल गया तो दूसरे का मतलब इंटरचेंज करके निकाल सकते हैं ना अपन, क्योंकि अपने को पता है हाफ होगा उसका, है ना। तो स्टेटमेंट पहला दिया, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 100 स्क्वायर न्यूटन। अगर देखो इसका 100 होगा तो अपने को पता है इसका 50 होगा, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा 50। तो फर्स्ट वाले से अलोन सॉल्व हो रहा है तो ये भी सही है। दूसरे वाले में आपको उल्टा दे दिया कि इसका 50 है तो अपने को पता है इसका 100 होगा, है ना। तो इससे भी सोल्व हो सकता है, तो इधर स्टेटमेंट से सोल्व हो सकता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इधर स्टेटमेंट से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, द कोड ए ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस आर टचेस ए at a point on the circumference of a concentric circle of radius small r. The length of the chord is 24 units. What are the values of small r and capital R? ठीक है, अगेन देखिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल का क्वेश्चन है, दो आपके कॉन्सेंट्रिक सर्कल है भाई, दो आपके कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, ठीक। द कोड ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल आर टचेस एट ए पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस स्मॉल आर। ये लीजिए भाई, ओके। अब इसकी रेडियस तो है स्मॉल आर और उसकी रेडियस है कैपिटल आर, ठीक। द लेंथ ऑफ द कोड इज 24 यूनिट्स, अगर 24 हो गए तो ये 12, ये 12। वॉट आर दी वैल्यूज ऑफ स्मॉल आर एंड कैपिटल आर, अपने को स्मॉल आर और कैपिटल आर की वैल्यू पूछी है। पहला स्टेटमेंट दिया है आर इज एन इंटीजर, स्मॉल आर क्या आपका एक इंटीजर है, और दूसरा स्टेटमेंट दिया है कैपिटल आर इज एन इंटीजर। क्या स्टेटमेंट 1 से आपके सोल्व हो जाएगा। देखो पहले इसमें इक्वेशन बनाते हैं, तो वही इक्वेशन बनेगी कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगी आपकी 144 होगी, यही बनेगी राइट। अब फर्दर अपने को कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया, पहला स्टेटमेंट दिया है कि स्मॉल आर आपका क्या है, इंटीजर है, ठीक है। अब यहां से देखिए आपके पेयर क्या क्या बन सकते हैं भाई, यहां से आपको पहले क्या देखना है भाई कि आपके पेयर क्या क्या बन सकते हैं, है ना। उसी के बेसिस पे क्या होगा भाई, डिसाइड होगा कि आपका ये कौन सा होगा, ठीक है जी।
उसी के बेसिस पे डिसाइड होगा। तो देखिए इस इक्वेशन को फर्दर आप क्या लिख सकते हैं भाई, एक लिख सकते हैं आर प्लस आर और एक लिख सकते हैं आर माइनस आर। ठीक, मतलब ये दो ऐसे नंबर का आपका प्रोडक्ट है, इसके देखो आप फैक्टर करके देखो आप क्या क्या हो सकते हैं। तो आप एक तो बोलोगे कि भाई ये हो सकता है आपके 12 × 12, एक हो सकता है आपका 16 × 9, एक हो सकता है 18 × 8, एक हो सकता है आपका 24 × 6, है ना। अब देखो अगर ये 12 और 12 हो तो दोनों तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि भाई ये भी 12 बने और माइनस करने में 12 बने, तो पहला तो हो नहीं सकता। दूसरा देखिए, ये अगर आपका 16 है और ये आपका कितना है भाई 9 है, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका 25 आएगा, 2 आर आ रहा है। और 2 का डिवाइड करोगे तो ये पॉइंट में समथिंग आएगा आपके 12.5 समथिंग। ठीक है, 12.5 समथिंग आएगा। ओके, तो ये इंटीजर नहीं है आपका। ओके, तीसरा देखिए, तीसरा देखिए जी, तीसरा आपको दिया है 18 और 8। अगर 18 और 8 लेते हैं, आर प्लस स्मॉल आर इक्वल्स टू 18 और कैपिटल आर प्लस माइनस स्मॉल आर आपको 8 दिया है, तो ये कितना होगा आपके 26 होगा। 26 में 2 का डिवाइड किया तो आर आएगा आपका 13 और स्मॉल आर फिर कितना आ जाएगा भाई, स्मॉल आर कितना आ जाएगा आपके, ये आ जाएगा 5। तो ये दो भी हो सकते हैं देखो, 169 माइनस 25 ये भी हो सकता है भाई, पॉसिबल है। तीसरा देखिए अगर 24 होता और ये कितना होता आपके, ये होता 6, तो देखिए ये 30 बनता तो 15 आता आपके, है ना। और दूसरा वाला स्मॉल आर कितना आता आपके, फिर स्मॉल आर आपके 9 आता, स्मॉल आर कितना आता भाई 9 आता, राइट। तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी इंटीजर है। तो पहले वाले में बोल रहा है आर इज एन इंटीजर, कैपिटल आर इज एन इंटीजर, पर दोनों में से कौन सा होगा अपन नहीं बता सकते ना। तो नीदर स्टेटमेंट कोई भी आपका नहीं कर पाएगा, तो डी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस। रोम्बस की जो डायगोनल्स का लेंथ का रेशियो है वो क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। ये देखो रोम्बस होता है, रोम्बस की चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है। रोम्बस की जो आपकी डायगोनल्स होती है ये क्या करती है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, बट ये अनइक्वल लेंथ की होती है, ये चीज ध्यान रखना, बस ये एक चीज स्पेशल होती है। ठीक है ना। तो अगर ये D1 है तो ये D2 होगी, और 90 डिग्री पे क्या करती है, दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। पहला देखो क्या है, वन डायगोनल ऑफ द रोम्बस इज इक्वल टू इट्स साइड। स्टेटमेंट वन दिया, आपको लेंथ बतानी है, ठीक है, रेशियो बताना है दोनों के लिए। बोला एक जो डायगोनल है वो उसकी साइड के इक्वल है। अगर देखो ये साइड के इक्वल है तो ये क्या हो जाएगी, S/2 हो जाएगी, ये भी S/2 हो जाएगी। अब ये अपने को पता है, ये अपने को पता है, तो ये निकाल सकते हैं ना भाई, निकाल सकते हैं, क्योंकि 90 डिग्री है, पाइथागोरस से निकालेंगे। ये निकाल लिया तो पूरी लेंथ निकल गई, रेशियो निकल जाएगा ना, मतलब अलोन से सॉल्व हो जाएगा। दूसरा देखो क्या बोला है, लॉन्गर डायगोनल ऑफ द रोम्बस इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स। इसमें आपको बोल दिया कि √3 टाइम्स है ये। अगर ये गिवन है, ये गिवन है, तो आपकी क्या हो जाएगा, ये गिवन है और ये गिवन है, तो ये निकल जाएगी, ये निकल जाएगी, तो ये निकल जाएगी भाई। समझ गए। तो कोई भी एक यूज कर लो, दोनों से आपके आंसर निकल जाएगा। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, बी हो जाएगा, ईदर स्टेटमेंट। इजी है ना भाई ये सारे क्वेश्चन। ए सर्कल टचेज ऑल द फोर साइड ए बी बी सी सी डी डी ए ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। एक सर्कल क्या कर रहा है, आपके जो क्वाड्रिलेटरल के ए बी सी डी साइड है, इनको क्या कर रहा है, टच कर रहा है। जैसे ये मान लो आपका क्वाड्रिलेटरल, इसको क्या कर रहा है, ऐसे सर्कल आपके टच कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, लिखवा देता हूँ आपको, बहुत बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। अगर कोई ऐसे क्या है, रोम्बस है ऐसे, रोम्बस नहीं सॉरी, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है जो ऐसे टच कर रहा है ना। अगर ये ए साइड है, ये बी साइड है, ये सी साइड है और ये डी साइड है, तो ध्यान रखना ए इक्वल्स टू आपकी सी होगी और बी इक्वल्स टू हमेशा डी होगी, हमेशा ध्यान रखना। ओके, दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, ए प्लस सी इक्वल्स टू क्या होगी आपकी, ए डी प्लस बी होगी, ये भी आपको ध्यान रखना। अब देखो आपको क्या पूछा है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, पेरीमीटर बताना है। अब देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। आपको बोला है ए बी प्लस डी सी, ए बी प्लस डी सी का सम दिया 10 सेंटीमीटर। अगर देखो ये 10 सेंटीमीटर, तो अपने को पता है ये वाली भी इसकी इक्वल होगी, तो पेरीमीटर निकल जाएगा ना सिर्फ फर्स्ट से, इसमें भी आपके फर्स्ट सिर्फ इससे निकल जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, इधर स्टेटमेंट अगेन।
एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल विथ लेंथ x एंड ब्रेथ y इज p एंड एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम विथ एडजेसेंट साइड ऑफ लेंथ x एंड y इज q। ठीक, तो इज p ग्रेटर देन q, एक्स रेज। अब फिर आपको स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, आपको क्या बोला है, एक तो है भाई रेक्टेंगल, एक आपका पैरेललोग्राम, ठीक, इसकी लेंथ x है और ये y है, इसकी लेंथ ये x है और ये y है, ठीक है। आपको क्या बोला है, इसका एरिया p है, इसका एरिया q है, तो क्या p ग्रेटर देन q होगा। स्टेटमेंट वन दिया है x रेशियो y 2:1 है, मतलब x आपका 2 है और y 1 है, x आपका 2 है और y 1 है, और ये भी दिया है x 2 है और y 1 है। क्या अपन इससे आंसर कर सकते हैं भाई, क्या अपन इससे आंसर कर सकते हैं। देखो आपको अगर पैरेललोग्राम का एरिया निकालना हो ना, तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ये एंगल चाहिए होगा, सेंट्रल एंगल दोनों के बीच का, ठीक। दूसरे वाले में देखिए ये एंगल 60 डिग्री अपने को दिया हुआ है। अब जब ये 60 डिग्री अपने को पता चल गया और साइड्स के बारे में भी अपने को पता चल गया, साइड्स के बारे में भी अपने को पता चल गया, तो अपन क्या कर सकते हैं, इसका फिर आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है जी, इसका अपन आंसर निकाल सकते हैं। दूसरा देखिए अपने को साइड का रेशियो का रिक्वायरमेंट था ही नहीं भाई, साइड का रेशियो कुछ भी हो, लाइक सपोज ये एक्स वाई है, इसका एरिया क्या होगा, एक्स वाई होगा, इसका क्या होगा, एक्स वाई साइन 60 होगा, एंड साइन 60 क्या होता है, ये होता है √3/2, एंड √3/2 क्या होता है, 1 से छोटा होता है, तो ये इसको ऑलरेडी छोटा बना देगा, चाहे एक्स वाई की वैल्यू कुछ ही हो, दोनों में ये तो कांस्टेंट रहनी है, तो पहले वाली की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। इससे क्या हो जाता, आपके आंसर सोल्व हो जाता, इसी से क्या हो जाता, आपके आंसर सोल्व हो जाता है ना। तो ये अलोन आपका क्या है, इनफ है, तो आंसर क्या हो जाएगा, वो अलोन वाला कर लेना भाई, देख लेना कौन सा नंबर ऑप्शन है। ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग था, है ना, और थोड़ा सा अगर ज्योमेट्री का आइडिया होता तो ये क्वेश्चन भी यार बन जाता, ठीक है जी। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, क्योंकि रिपीट हो सकता है ये किसी और लैंग्वेज में, क्या पता रिपीट कर दे। आपको एक ट्रायंगल दिया है और इसमें एंगल एबीसी बोला है कि भाई 90 डिग्री है। द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ द गिवन ट्रायंगल इज 8O, ठीक है, इसका सेंटर ये O है, हुज रेडियस इज 2 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस कितनी दी है आपको, 2 सेंटीमीटर, ठीक। टू मोर सर्कल विद सेंटर O1 and O2 touch this circle and the two sides are shown in the figure given below। एम ए रेशियो एम सी ये दिया आपको 2:3, तो पूछा है ए बी प्लस बी सी क्या होगा, ए बी प्लस बी सी क्या होगा, आपसे ये पूछा गया है, ठीक है, ए बी प्लस बी सी क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है जी। अब देखो ये 2 दिए तो मैं इसको 2x मान लेता हूँ, ये 3 दिया तो मैं इसको क्या मान लेता हूँ, 3x मान लेता हूँ, ठीक है ना, क्लियर। तो फर्दर देखिए इस क्वेश्चन में ये आपका 2 है, ठीक है ना, ये आपका 3x है एंड ये आपका 2x। फर्दर देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे आपके एक इसकी रेडियस और खींच रहा हूँ और एक रेडियस ऐसे खींच रहा हूँ, ठीक। अब देखिए अपने को पता है टेंजेंट वाली थ्योरम क्या कहती है, कोई एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बना रहे हैं तो दोनों इक्वल होती है, ये 3x है तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी 3x होगी, एंड ये आपकी कितनी है, 2 है तो ये भी 2 होगी, ये आपकी 2 है तो ये भी 2, और ये टेंजेंट है तो ये भी आपकी 2x होगी, ठीक है। अब आप चाहते ना, इतना अगर आपने आइडिया लगा लिया था तो ए का आंसर आप यहीं से निकाल सकते थे। देखो कैसे निकाल सकते थे, आपको ए बी और बी सी चाहिए, अगर आप दोनों को ऐड करते हैं तो ये आता है 4+5x, 4+5x, ठीक। तो 4 के साथ 5 का कुछ फैक्टर इनटू मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए x मान लो अगर 1 है तो ये 9 आ रहा है, ऑप्शन में नहीं है। अगर x 2 है तो ये कितना आता है आपका 14 है, एक्चुअल में आंसर यही है। तो ऐसे आप थोड़ा गेस वर्क करके भी क्या कर सकते थे, इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। फर्दर देखो अगर आप नहीं कर पाते ऐसा गेस वर्क, तो भाई ट्रिग्नोमेट्री लगाइए, सिंपल बात है। तो ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं तो देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2+2x का स्क्वायर प्लस 2+3x का स्क्वायर इक्वल्स टू 5x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25x स्क्वायर, 5x हो जाएगा ना टोटल, ओके। ये आ जाएगा 4x स्क्वायर, 2 × 4 4 × 8x, 9x का स्क्वायर, 3 × 6 6 × 12 12x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 25x स्क्वायर, ठीक। फर्दर इसको सोल्व करते हैं तो देखो 9x स्क्वायर और 4x स्क्वायर 13x स्क्वायर होगा, उधर जाएगा तो कितना रह जाएगा आपका, 12x स्क्वायर रह जाएगा।
12x और 8x उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -20x हो जाएगा। 4 और 4 8 होगा तो उधर जाएगा तो -8 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। 4 से कट कर दूं, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर -5x -2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, फर्दर इसको सोल्व करते हैं तो देखो मैं क्या करता हूँ, इसके फैक्टर्स कर लेता हूँ। फैक्टर करने हैं तो 3 2 जा 6 ऐसे फैक्टर होने चाहिए। तो 6 का करना है तो मैंने कर लिया -6x प्लस x -2 इक्वल्स टू 0। डायरेक्टली यहाँ से आप आंसर निकाल सकते हो, मैंने बताया था यहाँ पे आप नेगेटिव लीजिए, नेगेटिव लोगे तो ये 6 आएगा, a का डिवाइड कीजिए आ गया 2। दूसरा क्या आ जाएगा, नेगेटिव लीजिए, नेगेटिव में 3 का डिवाइड कीजिए, ये आ गया दूसरा वैल्यू। नेगेटिव को इग्नोर करते हैं तो पॉजिटिव वाला आपका आंसर हो जाएगा, ये आ गया x का वैल्यू 2। आ गया x का वैल्यू 2। फिर देखिए, फिर पूछा है व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल विद सेंटर एट O1। O1 जिसका सेंटर है वहां पे उसका रेडियस क्या होगा, इसका रेडियस बताना है भाई, इसका आपको रेडियस बताना है। अब देखो ये 2 आया है तो ये 6 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखो ये 2 है, 90 डिग्री होगा यहाँ पे क्योंकि प्रॉपर्टी है। ये भी 2 होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। ये कितना होगा भाई, r प्लस r होगा। ठीक, और ये आपका कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा रहेगा। ओके, ये आपका एक्स्ट्रा रहेगा। ठीक है, तो देखिए इसको यार फर्दर सोल्व करेंगे ना। अब अपन रेडियस इसके लिए सोल्व कर रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, फोकस करना। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा काम पेचीदा है। ठीक है, पूरा कंसेप्चुअल है। अभी देखो मैं, मेरे को साफ दिख रहा है कि दो ट्रेंगल आपके सिमिलर दिख रहे हैं, एक ये दिख रहा है और एक ये। ए से चाहो तो सिमिलैरिटी प्रूव भी कर सकते हो, है ना, तो उसी से अपन रेडियस निकालने वाले हैं। मैं इसका स्मॉल r1 मान रहा हूँ रेडियस। ठीक है जी। पहले देखो मैं पाइथागोरस निकाल के ये निकाल लेता हूँ, ए यू निकाल लेता हूँ। ए यू निकालूंगा पाइथागोरस से, तो ये 4 है ये 2 है तो आप बोलोगे √20 आएगा सर। ठीक है, √20 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2√5 लिख सकता हूँ, राइट, 2√5 लिख सकता हूँ। ओके, ठीक है। तो ये कंप्लीट अगर 2√5 है, कंप्लीट 2√5 है, अगर मेरे को लिखना हो सिर्फ इतना, ए से लेके O1 तक ये वाली लेंथ, तो मैं कितना लिखूंगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना 2√5। एक तो ये r माइनस कर देता हूँ, एक r1 माइनस कर देता हूँ। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और r1 माइनस हो जाएगा। तो ये लेंथ है मेरे पास, ये r1 है, ये लेंथ है और ये लेंथ है, ये वाली। अब मैं निकाल लेता हूँ, अब मैं लगा लेता हूँ भाई आपकी थ्योरम। तो थ्योरम लगाता हूँ तो देखो क्या आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई रेडियस 2, उसकी रेडियस आ जाएगी नीचे r1 इक्वल्स टू, अब पूरे वाली इसकी कितनी आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी 2√5 डिवाइडेड बाई इसकी लेंथ आ जाएगी ये वाली कितनी आपकी 2√5 -2 -r1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 4√5 -4 -2r1 इक्वल्स टू 2√5r1। ठीक है, फर्दर इसको सोल्व करते हैं अपन। तो 2 से देखो पूरे में डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 2√5 माइनस माइनस आपका 2 -r1 इक्वल्स टू √5r1। r1 को उधर ले जाता हूँ तो क्या हो जाएगा, प्लस का r1 हो जाएगा, राइट। इधर से r1 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा √5 + 1, और इधर से 2 कॉमन लिया तो आप बोलोगे √5 - 1 कॉमन आ गया। √5 + 1 अगर मैं डिवाइड करता हूँ इधर, अब मैं डिवाइड डिवीजन में लेके जाता हूँ। मैं डिवाइड ले जाने के बजाय डायरेक्टली क्या कर देता हूँ भाई, आपकी रेशनलाइज कर देता हूँ। तो रेशनलाइज करूंगा तो माइनस वाले से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर बन जाएगा √5 - 1 का होल स्क्वायर, और नीचे बन जाएगा a² - b²। तो 5 - 1 आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये देखो ये कट गया 2 टाइम। ऊपर वाला सोल्व करते हैं, अब देखो 5 + 1 - 2√5 और नीचे आ गया आपका 2। 6 में 2 गया तो 3 आया -5। ये आपका आंसर होना चाहिए। चलिए देखते हैं, और डी आपका आंसर यही है। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो भाई, दूसरे वाले का भी आंसर निकाल सकते हो। अब दूसरे वाले का आप ट्राई करना कि क्या आंसर आता है भाई, ठीक है ना, ये O2 का ट्राई करना। ओके, इसके बाद में ये देखिए, ये क्वेश्चन पूछा था इस बार आपसे, है ना, आपको पहले सेडेड का पूछा, फिर पूछा कि अनसेडेड का आंसर बताइए। आपको बोला ये दो रेक्टेंगल है, इसकी आपकी जो ब्रेथ है वो तो है 1 और लेंथ है आपकी 2। इसकी ब्रेथ है 1, इसकी है 2, है ना। आपको पूछा ओवरलैपिंग रीजन का एरिया बताइए क्या होगा, ये ओवरलैपिंग है। दूसरे में पूछा है नॉन ओवरलैपिंग का रीजन का एरिया बताइए क्या होगा। ठीक है, वो नॉन ओवरलैपिंग हो जाएगा। ओके, अब एक चीज देखिए यहाँ पे,
अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अगर ये 2 है तो मैं इसको x मान लूँ भाई, x। ये ऊपर वाला कितना रह जाएगा, 2 माइनस एक्स रह जाएगा, राइट। ये रह जाएगा 2 माइनस एक्स। सिमिलरली ये कितना हो जाएगा आपका, 2 माइनस एक्स हो जाएगा। अब इसमें मैं पाइथागोरस लगा सकता हूँ ना, देखो ये 90 डिग्री है तो पाइथागोरस लगा लो भाई। वेट किसका है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। पाइथागोरस देख रहे हो कितना यूज हो रहा है। एक्स स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ओके, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया आपके, 1 प्लस 4 हो जाएगा, ये 4x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। x इक्वल्स टू क्या आ गया आपके, 5/4 आ गया। x इक्वल्स टू क्या आ गया भाई, 5/4 आ गया। ठीक है, अब देखिए x इक्वल्स टू आपका 5/4 आ गया, बट अपने को तो एरिया निकालना है भाई, है ना। x की वैल्यू आई है, एरिया निकालना है अपने को। ओके, अब 2 माइनस एक्स, अगर मैं ये लेंथ निकालूं तो ये कितनी हो जाएगी, 2 माइनस 5/4 कर लूं तो 4 टू 8, 8 में से 5 गया तो आप बोलोगे 3/4 हो गया। ये 3/4 है और ये क्या है भाई, 5/4 है। ठीक, अब इस पूरे रेक्टेंगल से मैं ये दो ट्रेंगल के एरिया माइनस कर दूं तो पूरे रेक्टेंगल का एरिया क्या है भाई, 2 है। अब ये जो ट्रेंगल है इसकी लेंथ और ब्रेथ आपको पता है, ये 1 है और ये कितनी है भाई, ये आपकी 3/4। ठीक है, सिमिलरली इधर होगी आपकी, है ना, सिमिलरली इधर होगी। तो 3/4 को मैं क्या कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 × 3/4। तो ये देखो ऐसे कट जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा, 2 माइनस 3/2। ठीक है, इसमें कुछ एरर किया है क्या अपने ने, एक एरर किया है ना, हाफ नहीं मल्टीप्लाई किया है। ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं तो हाफ भी करना होता है ना भाई, तो हाफ भी करेंगे तो ये अगेन 3/4 आ जाएगा। देखो अगेन ये वहीं से आंसर आपका 5/4। तो इसका अगर 5/4 है, ऐसे ही भाई दूसरे वाले का निकाल लो। दूसरे वाले ट्रायंगल का तो निकाल चुके हैं ना, एरिया कितना है भाई। तो ट्रायंगल का एरिया कितना है आपके, 3/4 है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3/4 हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, चलिए ये वाला देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था गया। इसमें भी कंफ्यूज हो गए। देखो क्या बोला है, आपको बोला है दिल्ली एक सिटी है, ठीक है, आप जानती हो। अब बोला है दिल्ली में जो आने वाले लोग हैं आपके अलग अलग स्टेट से, एक स्टेट है पी, एक है क्यू, एक है आर, और एक बाकी जितने स्टेट है उसका कंबाइंड है एस। यहाँ से जो आने वाले लोग हैं उनका परसेंटेज लिखा हुआ है। और यहाँ पे जो दूसरा वाला ग्राफ है इसमें शो है कि कितने, कौन से ऐसे कितने परसेंट लोग आ रहे हैं। ए एज है, ए आपका कुछ भी हो सकता है, मान लो 15 से 30 साल के बीच के, वो 50% है। तो ए एज वाले 50% है, बी एज वाले 15% है, सी वाले इतने हैं। अब पहला क्वेश्चन देखो क्या है, इफ द पीपल कमिंग फ्रॉम ए पर्टिकुलर स्टेट बिलोंगिंग टू एस। एस से कोई पर्टिकुलर स्टेट है, अपने को पता नहीं है वो कौन सा स्टेट है। एस से कोई पर्टिकुलर स्टेट है, उससे आने वाले लोग है वो कितने हैं, एस का 15% है, एस का 15% है। ठीक है, और नंबर कितना है, 24,000 है। देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ माइग्रेटिंग पीपल बिलोंगिंग टू द ग्रुप एज ग्रुप बी। एज ग्रुप बी का आपको क्या बताना है, आंसर बताना है। ठीक, अब देखो ये 15% की वैल्यू कितनी दी है आपको, 24,000। 15 का डिवाइड करो भाई इसमें, तो आप 15 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा ये, तो 15 × 1 = 15, 9 0 कितने टाइम आता है आपके, 6 टाइम। तो ये आ गया 1600। अब 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ये आ गया 100%। ये 100% आया, मतलब ये जो 100% आया ना, अभी ये एस का टोटल आया 20%। एस का 20% है ना, ये वाला जो 20% है ये आया। ये पहले वाला था, ये एस का 15% था। एस के, देखो एस है, ठीक है, एस टोटल का कितना है, जैसे मान लो टोटल लोग है 1000 आपके, टोटल लोग 1000 है। एस क्या है, इसका 20% है, इसका 20% निकालोगे तो कितना होगा, 200 होगा। अब एस का जो 15% है, कोई पर्टिकुलर स्टेट है, इसका 15% है, वो पर्टिकुलर स्टेट है एस का, ये दिया हुआ था। तो अपना क्या निकला है अभी तक अपना निकला है वो 15% से 100%। ठीक है, मतलब ये 20% निकला है। तो 20% की वैल्यू अगर 160000 है, तो 100 की क्या हो जाएगी, देखो 0 से 0 कटा, 2 से ये कटेगा 8 टाइम, तो ये आ जाएगा आपका 8 लाख। ये आ गया 8 लाख 100%। अब आपसे पूछा था कि 15% की बताइए, है ना। अब ये टोटल लोग आ गए ना, इसके टोटल लोग और इसके टोटल लोग इक्वल होंगे, तो 15% बताना था। तो 15% इसका निकाल लो भाई। 15 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 15 8 जा, तो 15 8 जा 120 होगा, तो 1.2 लेख आएगा, आंसर हो गया ए। सिंपल सा क्वेश्चन था भाई। ठीक, ऐसे ही आपका देखो दूसरा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल कमिंग फ्रॉम आर हैविंग एज ग्रुप ए एंड दोज कमिंग फ्रॉम क्यू हैविंग एज ग्रुप डी। क्या बोला है,
दोज कमिंग फ्रॉम आर हैविंग एज ग्रुप ए, कमिंग फ्रॉम क्यू हैविंग एज ग्रुप डी। अब आर वाले देखो कितने परसेंट है, आर वाले देखो 10% है, तो 8 लाख का 10% कितना होगा भाई, 8 लाख का 10% कितना होगा, तो आप बोलोगे 80,000 होगा। अब 80,000 है, इसमें ए एज ग्रुप वाले 50% ही है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा, राइट। सिमिलरली क्यू का कितना है भाई, क्यू का आपका है 30%, इसका इसका 30% निकालो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2 लाख, 2.4 लाख। अब इसमें एज ग्रुप डी होना चाहिए, तो इसका 20% निकालो, तो 20% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, तो 20% निकालोगे तो ये कितना होगा भाई, ये होगा आपका 2440। इसका 20% निकालना अपने को है ना, 2 जीरो से देखो 2 जीरो कट गया, ये आ जाएगा 48,000। दोनों का डिफरेंस पूछा है कितना होगा भाई, 8,000। सिंपल क्वेश्चन है ना। आगे ऐसे क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं यार, यही होते हैं वो बोनस क्वेश्चन जो आपको पास करवाते हैं यहाँ पे। व्हाट इज द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल कमिंग फ्रॉम डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट ग्रुप्स पी क्यू आर एस। मैक्सिमम डिफरेंस पूछा है। अब देखो मैक्सिमम डिफरेंस तब होगा जब आपके मैक्सिमम परसेंटेज का डिफरेंस होगा। तो पी क्यू आर एस में देखिए मैक्सिमम डिफरेंस कौन सा है, 10 और 40 के बीच में है, तो 30% होगा। और 30% का अभी आंसर निकाला था 2.4 लाख है, तो आंसर क्या हो जाएगा 2.4 लाख। सोल्व करने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे। तो इन क्वेश्चन को यार पहले करो, ठीक है ना। ओके, अब नेक्स्ट देखिए ये एलसीएम एचसीएफ पे यहाँ पे, है ना। अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, आपको दिया है कि एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो है ये 3:2। अगर आप एलसीएम 3x मानते हो और एचसीएफ 2x मानते हो, मैंने कहा हमेशा एचसीएफ क्या करता है, एलसीएम को डिवाइड करता है। तो 3x में 2x का डिवाइड करते हो तो देखो x से तो x कट जाएगा, 2 इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो ये डिवाइड ही नहीं हो रहा है, तो डेटा ही आपका क्या है, इनसफिशियंट है। समझ गए। अब ऐसे ही देखिए ये आगे और भी क्वेश्चन है यार, अभी मैं नहीं करवा पाऊंगा इनको, यार आप सोल्व कर लेना। जितने भी आपके सेकंड सीडीएस के हो रहे हैं, मैं करवाना चाहता था बट नहीं करवा पाऊंगा, बिकॉज मेरे को निकलना पड़ेगा। अदरवाइज मैं करवा देता, है ना, क्योंकि कल का एग्जाम मेरे को देखना है कैसा है। लेवल चेक करना है भाई, इसलिए जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो खुद की भी मतलब ऐसा रहता है कि क्या पूछ रहा है एग्जाम, क्या नहीं पूछ रहा है। ओके, बाकी बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम अच्छा होगा। इसमें जितने क्वेश्चन है यार प्रैक्टिस कर लेना प्लीज। ओके, आपका अच्छा मनोरंजन हो जाएगा, ठीक है जी। बाकी देखो अगर मैं और भी करवाता तो ये 2 घंटे और लेगा, तो अराउंड 6 के अराउंड क्लास कंप्लीट होती, फिर आधा 1 घंटा अपलोड में लगता, तो फिर टाइम ही नहीं रहता आपके पास। तो इसलिए मैं आगे नहीं करवा रहा हूँ, बाकी स्लाइड्स आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।